अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। मैं हूँ हाफिज नजमुस साकिब और मेरे साथ हैं हलीमा जुल्फिकार जी। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द शो। अभी तक जो लोग घरों से नहीं निकले और टीवी पे हमें देख रहे हैं, बहुत कुछ पहन के आज घरों से निकले, क्योंकि बारिश का मौसम जो है वो तैयार, बारिश रहना तैयार आप लोगों के सरों पे खड़ी हुई है। और कहीं भी जाने से पहले अपने जूतों का खास तौर पे ख्याल रखें, लेदर वाले शूज पहने ताकि अगर कहीं पानी में वो चले भी जाएं तो वो गीले ना हो और आपको सर्दी ना लगे। का यूज करें और अम्ब्रेला साथ लेकर निकलें। बिल्कुल जी, अम्ब्रेला यूज करें। और कुछ लोग जो है ना घर से निकलते हुए सोचते हैं कि अभी तो बारिश होना शुरू नहीं हुई। तो सर्दियों की बारिश बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर थोड़ी सी हो जाती है, फिर रुक जाती है, इस तरह की होती रहती है। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो आपको सर्दी और भी ज्यादा लगेगी। बिल्कुल। अच्छा जी, खबरों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहली जो खबर है ग्लास अनियन के हवाले से है। सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे आ रही है। इसके बारे में पहले भी हमने खबर शेयर की थी कि जब जेम्स बॉन्ड ने कप्तान चप्पल पहने थे तो बड़ा हिट हुआ था वो पोज उनका। और उसके अलावा भी इसकी छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो इंटरनेट पे हिट होते रहते हैं। ये सीरीज जो है अब पाकिस्तान में इस वक्त देखे जाने वाली नंबर 1 सीरीज बन चुकी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी मेरे और नजम की तरह, तो आज ही घर जाएं तो नेटफ्लिक्स पे ये देखना जो है शुरू कर दें। डेफिनेटली जी। और जेम्स बॉन्ड का कोई फैन ना हो ये मुझे नहीं लगता। पूरा पाकिस्तान जो है उनकी सीरीज देखता हुआ आ रहा है। और इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म में पहली दफा उनकी सीरीज आई है ग्लास अनियन के नेम से, और नंबर 1 पे इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में। तो डू वॉच एंड शेयर योर फीडबैक। जी बिल्कुल, फीडबैक जो है वो शेयर करना ना भूलें, कैसी है कैसी नहीं है, ताकि हम लोग जैसे जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक देखनी शुरू नहीं की उनको पता लग जाए और फिर वो डिसाइड कर लें कि उन्होंने देखनी या नहीं देखनी। अच्छा जी, अगली जो खबर है पीसीबी के हवाले से है। मुझे लगता है कि हमने उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर दी थी, तो उन्होंने सोचा कि नहीं भाई कुछ ऐसा कर ही लेना चाहिए जिसकी वजह से तारीफ़ें जो है ना वो वापस हो जाए। तो नजम सेठी साहब की कल हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। जो भी अच्छा काम करता है हम लोगों का हमेशा ये होता है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से उनकी हमेशा तारीफ़ करें। लेकिन कल उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी नजम, जिसमें मुझे बड़ा दुख हुआ। आपको याद होगा जो फॉर्मर पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्टेप लिया था कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे अगर वो यहाँ नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने उस स्टेप की बड़ी तारीफ़ की थी। हमने कहा था कि वाकई ही बराबरी की सतह पे इस तरह के हमारे उनके साथ मरासिम होने चाहिए। ये नहीं कि वो हमेशा हमें आंखें दिखाते रहे और हमेशा हम जो है उनकी हर बात मानते रहे। तो कुछ इसी किस्म की हरकत जो है वो नजम सेठी साहब ने की है। उनका ये कहना है कि हम इस किस्म का कोई स्टेप अनाउंस नहीं करेंगे कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये अनाउंस करेगी। ऑब्वियसली नजम सेठी साहब, ये जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं ये स्टेट ही डिसाइड करती है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत कबल अज़ वक्त थी। थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर आप लोगों को रखना चाहिए था कि हाँ जी हम भी नहीं आएंगे अगर आप नहीं आएंगे, और फिर शायद आईसीसी इसमें इन्वॉल्व होता और फिर आईसीसी के कहने पे हम थोड़ा बढ़ के अपना सीना चौड़ा करके बात कहते कि हाँ जी अगर आप लोग कह रहे हैं तो चले हम एक और दफ़ा ये चांस इंडिया को देने के लिए तैयार हैं, हम चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वो भी यहाँ पे आएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने पहले ये स्टेटमेंट जो है वो दे दी है। वेल, कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि नजम सेठी ऑब्वियसली एक माइंडसेट रखते हैं क्रिकेट से रिलेटेड भी, और क्रिकेट से ज़्यादा उन्हें पॉलिटिक्स के हवाले से समझ है। सो आई एम श्योर कि उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के स्टेप लिया होगा। एट द एंड ऑफ द डे रमीज राजा की स्टेटमेंट हो या नजम सेठी की हो, डिसाइड स्टेट ने करना है, डिसाइड गवर्नमेंट ने करना है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, किस तरीके से परफॉर्मेंस होगी कैसे नहीं होगी। सो ये भी कहना गलत होगा कि नजम सेठी ने गलत डिसीजन ले लिया, और ये भी कहना सही नहीं है कि रमीज राजा साहब ने जो डिसीजन लिया था वो गलत था। लेकिन नजम आपको ये नहीं बाकी जिससे मैंने कहा कि थोड़ी सी जल्दी उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी, थोड़ा सा होल्ड करते इस चीज। ऑब्वियसली उनसे पूछा गया, ठीक है, और वो देखो अब ऑब्वियसली एक चीज यही हमारे यहाँ पे मसला है ना, स्टेट की पॉलिसी नहीं होती। यहाँ पर हर बंदा दूसरे बंदे से ना एक अलग ही फड्डेबाजी लेके बैठा हुआ है। फड्डेबाजी इस चीज की है कि जी वो पिछले वाला गया है, उसने अगर कोई स्टेप लिया जिस पे आवाम खुश है तो मैं उस स्टेप को चेंज कर दूं ताकि उसकी बल्ले बल्ले ना हो, मेरी बल्ले बल्ले हो। तो उनसे पूछा गया ये सवाल और उन्होंने आगे से ये कह दिया कि मैं खुद से कुछ नहीं कहता, लेकिन जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हम उस पर फैसला सुनाएंगे। सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, मैं क्या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि हम आइसोलेट नहीं हो सकते, आइसोलेट हो के नहीं रह सकते। मेरी तरफ से क्रिकेट टीम जाए ना जाए मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है। लेकिन इंडिया की जो ये हठधर्मी है ना, इसको बार बार सामने लाना चाहिए और इसको जितना बोलना चाहिए वो कम है
कि उनकी तरफ से जिस किस्म का स्टेप लिया जा रहा है, आईसीसी की आंखें खोलनी चाहिए। अगर कोई आपकी वैल्यू है तो आप जाके आईसीसी को ये बावर करवाएं कि भाईजान हम भी एक टीम है जो नंबर 1 पे रही है, जो वर्ल्ड कप विनर और ये सब चीजें हमारे पास अभी नहीं भी है, फाइनल जो में इंडिया के रहती पास है। है। तो ऑब्वियसली कोई टक्कर का मुकाबला लें, ये अपने घर में ही एक दूसरे के साथ फड्डेबाजी डाल के कोई फायदा नहीं है। आधी आवाम अब इस बहस में पड़ी होगी, नजम सेठी ने सही डिसीजन लिया, आगे होगी कि उन्होंने गलत लिया। खुदारा कोई प्रोडक्टिव सोचें। बिल्कुल जी। अच्छा, अगली जो न्यूज़ है मौला जट के हवाले से है। द लेजेंड्स ऑफ मौला जट पाकिस्तानी मूवी है, जब से आई है हर इंसान की ज़ुबान पे इसी मूवी का नाम है। बॉलीवुड के एक्टर्स, उनके प्रोड्यूसर्स, उनके डायरेक्टर्स ये दूसरे मुल्कों में जाके ये मूवी जो है वो देखने पे मजबूर हो गए क्योंकि वहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई थी। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि जी 30 दिसंबर को ये मूवी जो है वो इंडिया में रिलीज़ हो रही है फाइनली, और वहाँ के जो इसके फैंस हैं वो भी ये देखेंगे मूवी। स्टोरी जो है वो मोर और लेस हम लोगों को पता है कि पिछले वाले मौला जट से ही कुछ मिलती जुलती है, लेकिन सिनेमाटोग्राफी और इस तरह की चीज़ें उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्म की डाली गई हैं, तो इस वजह से ये मूवी जो है बहुत ज़्यादा हिट है। और कुछ ऐसे से हम लोग देख रहे थे कि हिस्ट्री पे जब भी इंडिया में कोई मूवी बनाई जाती थी तो उसकी सिनेमाटोग्राफी भी जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, तो उससे कंपेयर किया जा रहा है इस सिनेमाटोग्राफी को कि ये उससे भी बेहतर लेवल की है। यस, और बहुत ही अच्छी है, नो डाउट। आप सबने तो देखी है, पाकिस्तानियों ने जिसने अभी तक नहीं जाके देखी चलती है, अपने सिनेमा को सपोर्ट करें, बाहर निकलें और ये मूवी लाजमी देखें। इसके अलावा भी 2 मूवीज़ इस वक्त रनिंग में है पाकिस्तान में, उनको भी ज़रूर देखें और सपोर्ट करें आगे भी, ताकि इसी तरीके से पाकिस्तानी सिनेमा चलता रहे, आपके अपने मुल्क की स्टोरीज जो है वो सुनाता रहे आपको। क्योंकि अभी जब आप देखते हैं इंडियन ओटीटी या बॉलीवुड हॉलीवुड को जब आप लोग देखते हैं तो आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमें नहीं पता कि हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में क्या स्टोरीज चल रही हैं, लेकिन उनके ओटीटी से जो है ना वो हमें पता लगता है। और इसी तरीके से पाकिस्तान में हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, कोहिस्तान में क्या हो रहा है, गिलगित में जब यहाँ की स्टोरीज आया करेंगी, क्या चल रहा है सिंध के अंदर, तो इस तरह की रियल स्टोरीज, पंजाब की रियल स्टोरीज, वो बड़ा फिर आप ना रिलेट कर सकेंगे उस कॉन्सेप्ट के साथ। तो डू वॉच मौला जट, और बेस्ट ऑफ लक मौला जट के लिए भी बहुत कमाल का मुझे लगता है बिजनेस करने लगी है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, पंजाबी बेशुमार, पंजाबी ना भी हों तो वहाँ पर ऐसी बहुत ज़्यादा कास्ट है जिनको ये समझ आएगी मूवी एटलीस्ट, तो बहुत ज़्यादा वहाँ से बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से ना पाकिस्तानी सिनेमा को बहुत फायदा होगा। और ये अचीवमेंट है पाकिस्तानी सिनेमा के लिए, इट्स एन अचीवमेंट। बिलाल लाशारी का शुक्रिया इतनी अच्छी मूवी बनाने के लिए, उन तमाम स्टार्स का इतना अच्छा काम करने के लिए शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारी ऐसी मूवीज आएंगी, उनको भी इतना ही फिट किस्म का रिस्पॉन्स मिलेगा और इंशाल्लाह वो भी आगे इंडिया में सक्सीड करेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, जो अगली खबर है, जिस तरह हम लोग इंडिया के बारे में आज बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, हमेशा इंडिया की तरफ से हमें हेट्रेड ही आया है, लेकिन हमारी तरफ से हमेशा यहाँ से वहाँ के जो आम आवाम हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं जिनका स्टेट की पॉलिसी से या इस तरह के हेट्रेड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके बारे में हमेशा अच्छी बात ही होगी। तो सानिया मिर्ज़ा हैं जी, इंडिया की फ़र्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बन गई हैं वो, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने ये माइलस्टोन जो है अचीव कर लिया है। अभी उनकी इतनी उम्र नहीं है, और फाइटर पायलट के हवाले से अगर देखें तो वैसे भी इस फील्ड में लड़के ही ज़्यादातर आते हैं। कहा जाता है कि लड़कियां जो है वो ज़रा कमज़ोर दिल होती हैं, हसास होती हैं, लेकिन ये जी पहली इंडियन फाइटर पायलट हैं और मुसलमान भी हैं। यस, फर्स्ट मुस्लिम फाइटर पायलट। और इससे ये नज़र आता है कि जितने मर्जी इंडिया ने के अंदर मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन ऐसे भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो अपना हिम्मत और हौसला नहीं हार रहे और अपनी माइनॉरिटी होने की हैसियत को एक तरफ रखकर आगे बढ़ रहे हैं। वेल, अगली खबर जी बिल्कुल, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जब से टेक्नोलॉजी की दुनिया आई है, जहां इसके फ़वाइद हैं वहीं इसके नुकसानात भी हैं, और हैकर जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना उनसे ज़्यादा पावरफुल जो होते हैं वो हैकर्स होते हैं, क्योंकि वो उसको हैक कर लेते हैं उसके कोड को। तो ट्विटर में कहा जा रहा है कि ट्विटर के 400 मिलियन यूज़र्स के अकाउंट्स जो हैं वो हैक कर लिए गए हैं हैकर्स की जानिब से, और फ़ोन नंबर्स जो हैं वो उनके ऑन सेल लगा दिए गए हैं, जिसमें गूगल के सीईओ भी शामिल हैं, और बॉलीवुड के जो एक्टर हैं सलमान खान, उनका भी नंबर जो है वो ऑन सेल लगा दिया गया है कि अगर कोई चाहता है वो तो वो आके ख़रीद ले। हालांकि ये एक स्कैम है, लेकिन लोगों को अभी इसके बारे में नहीं पता। अब हम लोग इस तरह की न्यूज़ जो है वो जब शेयर करेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि 400 मिलियन यूज़र्स का जो डाटा है वो उन्होंने हासिल कर लिया है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक बड़ा लूप होल है। आज तक ट्विटर पे इस तरह की हरकत नहीं हुई थी। ओहो, कहाँ गया एलॉन मस्क? देख रहे होंगे कहीं चुपके ये खबर, उसका सिक्योरिटी वाला सिस्टम
कहाँ गया उन्होंने जो केस किया था कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है पिछली टीम की, कहाँ गए उनके वो डिसीजन कि उन्होंने लोगों को फारिग किया था कि पिछली सिक्योरिटी टीम अच्छी नहीं है, पिछले लोगों ने अच्छा काम किया। आज दिन तक ऐसी खबर ट्विटर से पहले तो नहीं सुनने में आई। लग रहा है कि उन्हीं में से किसी ने ना इनसे बदला लिया है कि आपने हमारे ऊपर पॉइंट आउट किया था ना, तो अब ठीक है, बस ऐसा है तो ऐसे ही सही। सही बात है। मेरे जैसा तो बंदा एक फेयर डिसीजन देखेगा कि आज दिन तक ट्विटर में ऐसी हरकत नहीं हुई और एलॉन मस्क की पॉलिसीज की वजह से ऐसी हरकतें अब सामने आएंगी और लोग आज दिन तक इस चीज़ का तजब्जुब का शिकार हैं कि एलॉन मस्क को ट्विटर पे जो हरकतें उनकी चल रही हैं वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये तो है, लेकिन बड़ा जी अनफॉर्चुनेट है। ट्विटर को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म समझा जाता था डालने के लिए, लेकिन अब अगर इस तरह की हरकतें ट्विटर पे हो रही हैं तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। तो कोई इसका मतलब है कोई भी प्लेटफॉर्म कहीं पे भी हमारा डाटा जो सिक्योर नहीं है। हाँ, अच्छा जी, अगली और आखिरी खबर हमारे पास एक यूएन रिपोर्ट के हवाले से है नजम। 100 मिलियन लोगों को कहा जा रहा है कि फोर्सली अपना घर छोड़ना पड़ा है 2022 में। इससे पहले कहा जा रहा था कि 91 मिलियन तकरीबन कुछ इस तरह का उन्होंने फाइनल नंबर किया था, लेकिन जाहिर है क्योंकि 2022 ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल एंड आ गया है, तो इस किस्म के जो सर्वेज होते हैं और इस किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं वो साल के एंड में ही आती हैं हम लोगों के सामने। तो उसमें कहा जा रहा है कि जी 100 मिलियन लोग जो हैं वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। और उस रिपोर्ट में जो रीजंस बताई गई हैं वो वॉयलेंस है ज़्यादातर, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लोगों का अपने ही घर में इस तरह का हो जाता है और फिर उनको वॉयलेंस का सामना करना पड़ता है कि वो मजबूर हो जाते हैं अपना ही घर छोड़ के जाने पे। और ये जो सर्वे है ये ज़्यादातर वेस्ट के जो ममालिक हैं वहाँ का है कि वहाँ पे इस किस्म की अदम बर्दाश्त अब लोगों में पैदा हो गई जो कि पहले नहीं थी उन माशरों में, कि अब लोग वहाँ से अपने घर छोड़ के जाना शुरू हो गए। यहाँ का हमारा जो माशरा है ना, चाहे हम इसे जितना भी कुछ कह लें, लेकिन ये एक इकट्ठा करने वाला माशरा है। अगर यहाँ पे घर में खुदा न खास्ता कोई मसला मसाइल होता भी है तो कोई इस बात का तसव्वुर नहीं करता कि वो अपना घर छोड़ के चले जाए, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें जो है आसान है, तो इसलिए इतने ज़्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ के कहीं और नकल मकानी कर ली है। और इसके साथ साथ वजह ये भी है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स जो रही हैं उनमें ज़्यादातर जो लोगों ने 100 मिलियन जो तादाद है उन्होंने घर छोड़ा है, जिसमें बोस्निया है, जिसमें इथोपिया है, जिसमें म्यांमार है, जिसमें यूक्रेन है, जिसमें अफगानिस्तान है। और यहाँ से मूवमेंट हुई है उन तमाम लोगों की जिनको फोर्सफुली किसी न किसी रीज़न की बिना पे अपना घर छोड़ना पड़ा है। और इस वक्त वो तमाम लोग किसी न किसी ऐसे मुल्क में मौजूद हैं, कई अफगानिस्तान से आए हुए रिहायशी यहाँ पर मौजूद हैं। ये हम इस वक्त जिस सेक्टर में खड़े हैं, इस सेक्टर में बहुत सारे अफगानी आपको मिलेंगे। पूरे इस्लामाबाद में आजकल बहुत अफगानी मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग आजकल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, ना मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहूँगा, लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद का बढ़ चुका है और वो इनसे मंसूब किया जा रहा है। अब इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए ऑब्वियसली कि आया इनकी वजह से है या इनको टारगेट किया जा रहा है और इनका फ़ायदा उठाते हुए कोई और जो है वो ये तमाम हरकतें ये सब कुछ कर रहा है। इस तरीके से रेफ्यूजीज़ बहुत जगहों पर इस वक्त ख्वार हो रहे हैं पूरी दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे पनाह गुज़ीन मौजूद हैं, बहुत सारे इंग्लैंड में, बहुत सारे यूएस ने पनाह दी बहुत सारे लोगों को, न्यूजीलैंड इवन वहाँ पर बहुत सारे पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। हालात पूरी दुनिया के इस वक्त इतने अनस्टेबल हुए हुए हैं, तो अगर आप इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं, अपनी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, अच्छा 3 वक्त तक खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो यकीनी तौर पर आप उन 100 मिलियन लोगों से तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, क्राइम रेट तो एक और रीज़न है, लेकिन अगर हम आजकल की दुनिया की इकोनॉमिक की सिचुएशन देखें तो हर मुल्क अपनी इकोनॉमी के साथ कोई ना कोई जंग में मसरूफ़ है, कुछ ना कुछ लड़ाई कर रहा है अपनी इकोनॉमी के साथ, और उस पर फिर इस तरह का बोझ डाल देना रेफ्यूजीज़ का, क्योंकि अपने लोगों को ही पालना, उन्हीं के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, उन्हीं को एक अच्छी लिविंग देना आजकल हर मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और जैसा नजम ने कहा कि क्राइम रेट, तो क्राइम रेट में नजम शायद इसलिए भी इजाफा हो रहा है क्योंकि उन लोगों के पास, जो लोग आ भी गए ना, उनके पास घर है ना, मकान है ना, गाड़ी है ना, कपड़ा है ना, उनके पास कोई जॉब है, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपना पेट पालने के लिए क्या करें। तो हमारे जैसे मुल्क जिसके लिए मुश्किल है अपने ही लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, अगर उस पर इस तरह का बोझ डाल दिया जाएगा लोगों का, तो वो जाहिर है उसमें भी इसी तरह के हालात जो है वो क्रिएट हो गए। अच्छा जी, खबरों का सिलसिला हमारे पास ख़त्म हो गया है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें।
जी वेलकम बैक टू द शो। आज का जो हमारा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से है। हम लोग भी इस पर अक्सर बात करते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसमें अक्सर बात होती रहती है, बहुत सारे सेमिनार्स भी होते रहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का जो एंड रिज़ल्ट निकलना चाहिए, क्या वो निकल रहा है, ये मुझे लगता है ये बहुत एक बड़ा सवाल होना चाहिए कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे रैलीज़ भी निकलती हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती रहती हैं, लेकिन वो तो खैर एक अलग डायरेक्शन में कभी कभार ले जाती हैं चीज़ों को। लेकिन उसके अलावा भी चैनल्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों को बताया जा रहा है कि इस चीज़ की कितनी नीड है वुमेन को एम्पावर करने की। और अगर आप एक औरत को एम्पावर करेंगे ना, तो पूरा एक आने वाला माशरा जो है आगे वो एम्पावर हो जाएगा। लेकिन क्या हम ये कर पा रहे हैं, या अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं? इतनी ज़्यादा इसके बारे में बात करने के बावजूद भी अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं आ रही, तो यकीनन कहीं ना कोई लूप होल है जो मिसिंग है, कोई पजल का पीस है जो मिसिंग है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा। डेफिनेटली। और आज इसी पे बात करने के लिए बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी जो एक्सपर्ट हैं इस टॉपिक के, वो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है इस पर और अभी भी काम कर रही हैं। फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अलावा ये एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत अरसा यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक रही हैं एज ए लेक्चरर। इस वक्त इनकी अपनी पीएचडी चल रही है बहुत ही अच्छे टॉपिक में, और वहीं से हम लोग अपने प्रोग्राम का भी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योरल स्टेप्स लिए हैं ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए। ISPR के साथ कुछ शोज़ होस्ट किए हैं, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान ऑन वुमेन के हवाले से। मीडिया में भी इन्होंने साथ काम किया, इंडस्ट्री के हवाले से वुमेन को एम्पावर करने में भी काम किया, एजुकेशन के हवाले से भी काम किया। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा अफशीन ज़ीशान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मैम सबसे पहले तो मुझे बहुत एक अलग चीज़ जो लगी वो ये कि मलेशियन यूनिवर्सिटी से आप इस वक्त जो आपकी PhD में रिसर्च चल रही है वो है जेंडर एम्पावरमेंट इन क्लाइमेट चेंज, इस हवाले से। सो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये क्या है? एक्चुअली पता है क्या बात होती है, आप देखें कि क्लाइमेट चेंज आजकल का जो हॉट डिबेटिंग टॉपिक है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। और अभी ये जो रिसेंटली हमें फ्लड्स का डिज़ास्टर फेस करने को मिला है, और उसमें ये है कि पाकिस्तान का कसूर नहीं है, लेकिन हम अफेक्टीज में हैं, हम विक्टिम्स की लिस्ट पे टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो इस वजह से हमें इस पे बात करनी निहायत ज़रूरी है। और फिर सबसे बढ़ के आती है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ obviously one of the essential ingredient for economic empowerment of any nation. तो इसलिए हमें इस पे सबसे पहले बात करनी चाहिए। ठीक है। सो व्हाट्स द जेंडर एम्पावरमेंट इन क्लाइमेट चेंज? इन क्लाइमेट चेंज में ये होता है ना बेटा, जिस तरह से आप डिजास्टर्स फेस करते हो जो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट्स होते हैं, तो उन डिजास्टर्स को फेस करने के लिए आप अगर वुमेन एम्पावर्ड हैं तो फिर आप उन डिजास्टर्स को बेहतर तरीके से फेस कर सकते हो, उनको डील कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी खवातीन को अवेयरनेस नहीं है, अगर आपकी खवातीन के पास नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर खवातीन होती हैं, मर्द बाहर होते हैं घर से, आपके जितने भी एसेट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके मवेशी हैं, वो सब का जो लुक आफ्टर है वो आपकी खवातीन कर रही है। मैम फिर तो आपको बहुत ही एक अच्छा, बुरा वक्त था लेकिन आपको एक अच्छा मौका मिला होगा इस सारे एरिया को स्टडी करने का जो फ्लड का था। सो इसमें आपने क्या क्या देखा और क्या आपने जो है ना वो एम्पावरमेंट के लिए काम किया? मैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी ज्वाइन की हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया गवादर के एरियाज़ में ना। तो उस टाइम अभी गवादर इतना डेवलप नहीं था, तो हमने सुनामी से, मैं सिर्फ एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं। अच्छा, सुनामी के लिए हमने वहाँ पे ट्रेनिंग दी और हमने कहा कि जी जो खवातीन हैं वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी। एक हमने हिल मतलब आइडेंटिफाई कर दी कि अगर इन केस आपको कोई अर्ली वार्निंग मिलती है तो आपने ये चीज़ें अपने घर से लेनी है, ये आर्टिकल्स लेनी है, अपने मवेशी और बच्चे लेके आपने इस हिल की तरफ चले जाना। अच्छा जी, सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, और जिस दिन हमें वो ट्रेनिंग एग्जीक्यूट करने का दिन आया कि प्रैक्टिकली हम इसको जाहिर करेंगे, तो जितने मर्द हजरात थे उन सब ने कहा जी हमारी खवातीन तो इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगी। हमारा जितना मतलब होमवर्क था वो सब जीरो हो गया। वो वहाँ पे उन सबको किया कि जी इस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करना है, और उसमें खवातीन को हमने मेन एलिमेंट बताया कि उन्होंने भी निकलना है। लेकिन जिस दिन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन का टाइम आया तो मर्द हजरात कहते हैं नहीं जी कि हमारी खवातीन तो घर से बाहर नहीं जाएंगी। इवन स्टेट आपके साथ खड़ी थी उस वक्त? जी, उस वक्त सब हमारे साथ थे क्योंकि वो सब सीख रहे थे। तो फिर उसके बाद आगे फर्दर क्या हुआ? नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत। मतलब जो हमारा ट्रेनिंग टाइम पीरियड था वो मल्टीप्लाई हो गया बहुत सारे दिनों पे, और फिर
मतलब एट लास्ट हमने उनको कायल कर कन्विंस लिया, कर लिया और फिर वो प्रैक्टिकल जो है ना वो एग्जीक्यूशन हुई। लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इतने चैलेंजेस हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग पॉलिसीज में बहुत अच्छे हैं, पेपर पे हम बड़ी अच्छी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमें ये पता है कि हमने ये करना है, हम उसके बारे में बात भी कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि लोगों का उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो इस टॉपिक के हवाले से आना चाहिए? बेटा, सबसे पहले तो बात ये है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इट्स ए सैड स्टोरी कि उन पे जो लोगों का ट्रस्ट है वो ख़त्म हो गया। मतलब इवन आप ये देखो कि मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और हम लोग इन लोगों की हेल्प भी बहुत करते हैं कि जो डिज़ास्टर्स फेस कर रहे होते हैं। तो मैंने ये देखा है कि लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते इन अथॉरिटीज़ पे जो ऑफिशियल होती हैं। वो कहते हैं कि आप प्राइवेटली जाके उनको एड दे आओ, उनको हेल्प कराओ, लेकिन हम किसी के अकाउंट में पैसे नहीं जमा करवाएंगे और हम किसी और पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम खुद जाएंगे ये काम करने के लिए। तो इसके लिए हमने वॉलंटियर्स रखे हुए हैं, माशाल्लाह वो अपना टाइम भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं और वो खुद जाके इन विक्टिम्स को हेल्प आउट करते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है लोगों का कि वो अगर ये अथॉरिटीज़ उनको कुछ करने को भी कहती हैं तो उनको ये यकीन ही नहीं आता कि ये हमारे साथ सिंसियर है या ये नहीं। मैम, ये सिर्फ हमारा मसला तो नहीं है क्लाइमेट चेंज का, ऑल अराउंड द ग्लोब ये एक टॉपिक बना हुआ है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं जी, इम्तियाज़ हुसैन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, बहुत अच्छे मौजू पे बात हो रही है। ये मेरी बहन आई, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, मगर मैं चंद चीजें इसमें और ऐड करूंगा। क्या 75-76 साल होने के बाद भी हम ये बात अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पिछला टाइम जो गुजरा है उसके अंदर छोटी मोटी कोताहियां नहीं हुई, बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर। सही बात है। और ऐसा नहीं है कि फलाई इदारे का, अब मैं दावे से कहता हूँ आपको कि अगर चंद फलाई इदारे जिनको मैं जानता हूँ अगर वो काम न करे तो कराची या पाकिस्तान के शहरों में, गांव देहातों में खुदकुशियों का रुझान ऐसा बढ़ गया है कि संभाले नहीं समझेगा, कोरोना से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी। इदारे बहुत काम कर रहे हैं, मगर बात दरअसल ये है कि डिजास्टर जो है इतना बड़ा होता है कि उसके जो इफेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल करना एक अवामी सतह पे, और आप सब जानते हैं कि इसकी क्या वजह है। आप देखें क्या इमदाद की चीजें मुनसिफाना तकसीम होती है, कोई पीछे खा जाता है, बर्बाद कर देता है। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो तुफ है कि हम 100 साल बाद भी अगर यही बात करें। हमारी कौम में बहुत से अच्छे लोग हैं, मगर खुदारा औरतों को इम्पावर करने से पहले मर्दों को इम्पावर करना पड़ेगा। औरतें तो एक तरफ, वो भी हमारे काबिल एहतराम है, मगर मर्दों की अक्सरियत बेरोजगार और मतलब लाचार है कि जिसकी इंतहा नहीं। मैं एक बात और कहूँगा, सॉरी टू से, बात सच है मगर बात है, हकीकत है, रुसवाई की है कि हमारे यहाँ लूट मार कहते हैं ना कि हर शहर को, जैसे कराची है जिसको लूट का माल समझ लिया, आप जाएं अपने कैमरामैन को लेकर और देखें, खुदा की कसम वो लगेगा ही नहीं कि वो बेचारे औरतें ख्वातीन हमारे मुल्क के शहरी और दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बहुत ठीक है, पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई। किसी हद तक उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम लोग ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन अभी तक मर्द ही पूरे तरीके से एम्पावर नहीं हो सके। लेकिन दूसरी जगह पे आपकी कोशिश ये बहुत अच्छी है कि मर्द नहीं हो रहे तो एटलीस्ट ख़वातीन तो हों, ठीक है, किसी जगह पे तो बैलेंस क्रिएट हो जाए, सब कुछ हो। सो एक उनके भी हवाले से जो भी आप पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहें। और मेरा ये सवाल था कि ऑल अराउंड द ग्लोब, ख़ास तौर पर आप जहाँ से पीएचडी कर रही हैं, वहाँ पर इस सिचुएशन को लेकर क्या एक्सेप्टेंस है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड भी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड? जी, पहले मैं भाई को ज़रा रिस्पॉन्ड कर दूँ। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी बातें ऐड की हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने एक फील्ड सर्वे किया था और उसमें हमने देखा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स हैं फैमिलीज़ में, उनकी मेन वजह क्या है। तो उनकी मेन वजह यही थी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आप ये देखें कि अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं तो फिर कुछ और इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से आपकी फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जो बड़े अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रही हैं और उनमें प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो जो हम ख़वातीन को इकनॉमिकली एम्पावर करने की बात करते हैं तो साइड बाय साइड मर्द और ख़वातीन दोनों काम करें और आपके इकनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी, आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन लेंगे, आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ लेंगे, तो आपके फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं होंगे। सही बात है। तो इसलिए अगर मर्दों पे काम करना है तो हमने साथ साथ ख़वातीन के लिए भी काम करना है। हम सिर्फ एक जो जेंडर है उसको टारगेट नहीं कर सकते। और साथ जहाँ आपने बात की,
जो क्लाइमेट चेंज है ना उसके बारे में पाकिस्तान में भी माशाल्लाह फंडिंग भी बहुत आई है, हमने काम भी बहुत किया, इवन हम कहते हैं कि हम SDGs अटेन करने वाले बहुत मतलब जो कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट में हैं, लेकिन फिर जब कोई डिजास्टर आता है तो हमारे सारे नल एंड वॉइड हो जाते हैं क्लेम्स। तो वो यही वजह है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैंने देखा है कि लोग सिंसियर हैं, फंड्स अगर आते हैं तो उन फंड्स को उन्हीं कामों पे इस्तेमाल किया जाता है जिन कामों के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि हम लोग मैं पब्लिक पॉलिसी पढ़ाती थी और उस पे ना जो ये रिसोर्स एलोकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा बात होती है और उसमें यही होता है कि आप जो रिसोर्सेज हैं वो सही हाथों में दें। हम क्या करते हैं, हम अगर डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ की तरफ भी अपने आए, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ की तरफ भी आए तो सही लोगों तक रिसोर्सेज पहुंचते ही नहीं है। बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं वो चंद हाथों में सिमटे हुए हैं, तो वो यही वजह है ना कि हम जब उनकी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमें हर वक्त फेस करनी ठीक है। एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई भी रिपोर्ट्स पढ़ें या कुछ पढ़ें तो उसमें 80-20 का प्रिंसिपल जो है वो जब से दुनिया कायम हुई है वो तब से बना हुआ है कि 20% जो लोग हैं ना वो 80% के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और उन्हीं के पास सारी लेवरेजेस हैं, उन्हीं के पास सारी दौलत है और वही आगे कुछ कुछ हिस्सों में लोगों को बांट रहे हैं वो चीज़ें। ठीक है। अब ये तो तब से है जब से दुनिया बनी है। अगर हम इक्वालिटी की बात करना शुरू कर दें तो आपको क्या लगता है कि वाकई हो सकता है? नहीं, हम इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे बेटा, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं कि जिसको ज़रूरत है उस तक ज़रूर वो रिसोर्सेज पहुँचे, हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन फिर ऑब्वियसली बहुत लंबा टाइम चाहिए, बहुत जिसे कहते हैं कि देयर इज़ ए लॉन्ग वे टू गो। और फिर सबसे बढ़ के ये कि हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं होती है, हम लोग ब्लेम गेम में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि ये पॉलिसीज इसलिए नहीं काम कर रही, पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा किया। मतलब कि मैम स्टेट पॉलिसी भी हमने कभी काम ही नहीं किया। एग्जैक्टली। और ये सबसे बड़ा लूप होल है जो आपने स्टार्ट में बात की थी ना, वो ये थी कि अगर आवाम काम करना भी चाहे, और हमारी बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो वॉलंटरली बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के कुछ इस तरह के इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से अभी भी आप देख लो रिसेंट जो हालात हैं उसमें हम लोगों पे फोकस करने के बजाय, हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को फोकस करने के बजाय हम लड़ाई झगड़े हमारे साथ हैं उमरकोट से फजल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान बहुत वेलकम एयरपोर्ट में सुबह में। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे फजल भाई? भाई अभी मोहतरमा अफशीन साहिबा बात कर रही थी तालीम के बारे में जी, तो तालीम के हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ भाईजान के अपने जो गवर्नमेंट की तालीम वो जैसी है वैसी ही चल रही है। ठीक है। हाँ, आज की निस्बत से पहले जो तालीम थी वो ज्यादा अच्छी थी, आज इतनी नहीं है। ओके, ठीक हो गया। क्योंकि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ, मैंने 32 साल एजुकेशन को दी है। ओके, ठीक है। तो मैं इस हवाले से यही कहना चाह रहा हूँ कि अब जो भी अपने खानगी प्राइवेट स्कूल ये जो चल रहे हैं तो इनमें जो सिंधी तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं जाती भाई। हाँ। और यहाँ से पढ़ के जो कोई लड़का अभी टीचर बनता है वो सिंधी नहीं जानता है। ठीक है। अभी मेरा बेटा अली बाबा पहली क्लास में था। अब तो मेरे गांव का मेरे रिटायर होने के बाद मेरा स्कूल बंद था, मेरे कजन का आर्डर हो गया उधर। ओके। तो मैंने बेटे से दिल्ली में पूछता था भाई आज क्या पढ़े हो, तो बोला बाबा सर तो हमें पढ़ाता नहीं है। ओके, सो ये एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ चल रहा है। वालिद मेरा जो शागिर्द था, मैंने उसको बोला भाई आपका बेटा मेरे बेटे को नहीं पढ़ाता है। ठीक है, ठीक। फजल भाई, वो बोला बच्चा मेरा केजी में पढ़ा है, वो जानता नहीं है, जेर जबर पेश शब्द मंद ये नहीं जानता है। ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। हम इस पर जो है ना वो जी 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 फजल भाई हम इस पे बात करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ओके, सो एजुकेशन और एजुकेशन के अंदर उनका पॉइंट ये बहुत दुरुस्त है। उन्होंने तो बहुत एक रूट लेवल पर जाके बात की कि मेरे इलाके में सिंधी कल्चर जो है वो ख़त्म होता जा रही है क्योंकि सिंधी पढ़ाई ही नहीं जा रही अब। और उन्होंने ये भी साथ बोला कि हमारे वक्त में पिछले दौर में एजुकेशन का मयार फिर भी बेहतर था, अब जाके ख़राब हो रहा है। सो इस चीज़ से हम लोग रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ समझ नहीं है कि मुझे तो लगता है कि वेज इम्प्रूव हुए हैं एजुकेशन, मयार बेहतर हुआ। आप क्या इस पे ख्याल रखती हैं?
मेयार तो बेहतर हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली पहले लोगों के पास एक्सपोजर नहीं था, अभी एक्सपोजर बहुत है। अभी आपके स्मार्टफोन पे पूरी दुनिया आपके हाथों में मौजूद है। और पहले हमारे पास ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग थे कि हमने बस लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ी और उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन भी नहीं, हम बोर्ड पे लिख के स्टूडेंट्स को समझा दिया। लेकिन अभी तो इतने इनोवेटिव वे आ गए हैं टीचिंग के कि उसमें आप बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हो और बच्चे पहले से सीखे सिखाए भी बहुत होते हैं। सिर्फ हमने ये बताना होता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग और आपने कौन सी इंफॉर्मेशन बच्चों को पता होता है। हाँ एग्जैक्टली उनका एक्सपोजर हमसे ज्यादा है। हम लेकिन राइट डायरेक्शन पे लेके हमने उन्हें चलना है क्योंकि आप कहते हो ना कि आप जब उठाते हो तो आप अच्छा भी उठा लेते हो, बुरा भी उठा लेते हो। और बच्चों के पास कॉम्प्लेक्स क्यों है हमारी कौम को? जी इंग्लिश कॉम्प्लेक्स क्यों है हमारी? ये तो मुझे समझ नहीं आती क्योंकि आप देखो चाइनीज ने कितनी तरक्की की है और वहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके इंग्लिश में बात करते हैं। जर्मनी, रशिया, एग्जैक्टली। और इवन आप यूरोपियन कंट्रीज में देख लो, वो अपनी लैंग्वेज को कितना प्रमोट करते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने इवन ये कि अगर आप वहाँ जाके उनसे बात करना शुरू करें इंग्लिश में तो वो आपको जवाब ही नहीं दे रहे। हम लोगों ने ये देख लिया है, हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया है कि जी पढ़ा लिखा वही है कि जो इंग्लिश में बात कर सकता है, हालांकि ऐसा नहीं तो है। वो फिर हमें यहाँ पर लेके जाती है कि ब्रिटिश कॉलोनियल सेटअप से आज दिन तक हम लोग नहीं निकले हैं। हमारा माइंड सेटअप अभी तक वही है। ये हम लोग अपने टॉपिक से जरा सा हट जाएंगे लेकिन मैं वापस आऊंगा और मैंने ये पूछना है कि जो UNDP's एन पीस अवार्ड की फाइनलिस्ट लिस्ट थी, इसमें अनटोल्ड स्टोरीज जो थी वो ख़वातीन से रिलेटेड ऑब्वियसली होंगी, सो वो हम जानना चाहते हैं। इस तरह था कि मैं काम बहुत अरसे से कर रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन डेवलपमेंट सेक्टर फॉर लास्ट 13-14 ईयर्स। मतलब MBA किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, देन आई गॉट मैरिड, फिर माशाल्लाह ट्विन डॉटर्स हुई, तो फिर मैंने थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को दिया। फिर आई डिस्कस्ड विद माय हस्बैंड कि मैं इस तरह तो नहीं, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो फिर हमने ये थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स का ग्रुप लेके, जो मेरे ओल्ड क्लास फेलोज थे, हम सब ने मिल के एक छोटा सा फोरम शुरू किया कि हम ये जो ख़वातीन, स्पेशली ख़वातीन को टारगेट किया क्योंकि ऑब्वियसली बेटा यही बात है कि जब आप ख़वातीन को एम्पावर करते हो तो बहुत सारा कुछ बेहतर होता है कि आपकी जो इवन आप ये देखो कि आपकी GDP कितनी इंप्रूव होती है। नस्ल, आने वाला माशरा, यू एजुकेट ए वुमन, यू एजुकेट ए नेशन। तो आपकी नेशन एजुकेट ही उस वजह से होती है। अच्छा, तो तब ना हमने बहुत ज़्यादा काम किया। मुझे नहीं पता कि कौन वो एंजल था कि जिसने मेरा नाम जो है वो UNDP को रेकमेंड किया और मेरी प्रोफाइल उनको भेजी कि ये लोग ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं लेकिन इनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। हम लोगों को मालूम नहीं है नेशनल फोरम्स पे कि ये लोग भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो वहाँ से UNDP ने मुझसे कांटेक्ट किया और उसके बाद 3 फाइनलिस्ट पाकिस्तान से सिलेक्ट हुई थी। अवार्ड तो मुझे नहीं मिला लेकिन आई रिप्रेजेंटेड माय कंट्री इन यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स एट न्यूयॉर्क। तो अनटोल्ड स्टोरीज क्या थी वो मैं वापस आके जी हाँ यही थी कि जो अच्छा ओके एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं अफशीन साहिबा। ब्रेक पे जाने से पहले नजम ने स्टोरीज़ के हवाले से पूछा था कि कोई आप कोई ऐसी स्टोरी जो हमारे साथ शेयर करना चाहें यहाँ पे। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं और मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूँगी, बाकी ये डिसीजन आपका है कि आप हम लोगों को जो बुलाते हो तो आप कभी इन ख़वातीन को बुलाएं कि जो कहाँ से उठी हैं और किधर गई हैं और कहाँ अपनी फैमिली को लेके गई हैं, क्योंकि माशाल्लाह ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हमने तो विटनेस की हैं कि उन्होंने स्क्रैच से अपना काम शुरू किया है और एक छोटे से कमरे से काम शुरू करके अब माशाल्लाह उनके पास एम्प्लॉइज़ भी हैं और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं। कभी आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट्स दूंगी। तो उन ख़वातीन को अगर आप बुलाएं, उनको प्रमोट करें तो वो ये होगा कि हम मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं, हालांकि स्पीकर से फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर ऐसे लोगों को बुलाएं कि जिनकी स्टोरीज़ को आप अगर रियल लाइफ स्टोरीज़, तो फिर लोगों को बड़ी इंस्पिरेशन आती है और लोग उससे कनेक्ट भी करते हैं। मूवीज भी इन्हीं के ऊपर बननी चाहिए। मैं उसका बहुत ही जो है ना मतलब कि शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने जनरल निगार के ऊपर स्टोरी की है। मतलब शी इज़ अ वंडरफुल वुमन और क्या उनकी स्ट्रगल लाइफ में दिखाई गई है। और फिर एक तरफ से ये भी देख के होता है कि अल्लाह एक तरफ से अगर आपको नवाजता है तो एक तरफ से कितना महरूम रखते हैं। उनकी पूरी फैमिली में से कोई भी नहीं बचा एंड वो अकेली पाकिस्तान की लेकिन पहली खातून जनरल बनी। इस तरीके से बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं। सो प्लीज़
तो इसीलिए मतलब इन लोगों को अगर बुलाएंगे ना, तो जैसे मैं कभी अपने स्टूडेंट से भी बात करती हूँ तो हम लोग उससे भी रेलेवेंट बात हो जाएगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को बस मार्केट में निकाली जा रहे हैं और उनको जो प्रैक्टिकल लाइफ की ट्रेनिंग है वो नहीं दे रहे, स्किल्स नहीं सिखा रहे। जो वोकेशनल ट्रेनिंग है हमारे मुल्क में उसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चे निकलते हैं, उनको लगता है कि बस कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, एक बेहतरीन सी सैलरी होगी, गाड़ी होगी और बस हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। हार्ड टाइम जो रियलिटी है वो कुछ और है। तो हमें अपने बच्चों को हमने इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया। एक हमारे साथ कॉलर रावलपिंडी से मौजूद है, शाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे, बहुत प्यारी मेहमान आपने बुलाई है, शुक्रिया। बड़ी किरदार के लिहाज से, अमल के लिहाज से बड़ी बुलंद, और मिजाज में कितनी आजिज़ी है। जो बच्चियां देख रही हैं वो सीखें ऐसी खवातीन से। बोलने का अंदाज कितना प्यारा है और बड़ा इन्होंने मुझे इम्प्रेस किया। और बताएं हलीमा को, हलीमा को बताएं कि अगर कभी किसी वक्त एक गोल सी और मोटी सी औरत उसे मिले और उसे हक करना चाहे तो वो जरूर मिलेगी मुझे। सुबह सवेरे सादा और इतना प्यारा चेहरा और सादा लिबास, और आप दोनों की नशिस्त और बर्खास्त और बात करने का अंदाज, और सबसे बड़ी बात आप सवाल कर लेते हो और फिर आप उसको सुनते हो जी। आप इंटरफियर नहीं करते। सुबह मेरा पहला प्रोग्राम ही मैं जगह जगह चैनल देखती थी, अब सब छोड़ दिए। सबसे पहले इसी चैनल पे मेरा हाथ जाता है। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से या क्लाइमेट चेंज के हवाले से? मेरा ख्याल है वो हमारे साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए शाहिदा साहिबा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत हमें टाइम चाहिए, बहुत साल चाहिए ये जो माइलस्टोन है इसको अचीव करने के लिए। अब तो ऐसा लगने लग गया है वाकई में। क्या ऐसे की फैक्टर्स होने चाहिए 2-3 जो हम अगर आज या 5 साल में हम अपना एक गोल सेट कर लें कि ये अगर की फैक्टर्स हम पाकिस्तान की हर औरत को प्रोवाइड कर दें तो हमें होगा कि हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया? सबसे पहले तो उनकी फैमिली में अवेयरनेस कि ख़वातीन को हमने अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। जैसे मैं ISPR के साथ रेडियो प्रोग्राम करती थी, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में जाता था। तो हमारा था वुमेन राइट्स के बारे में प्रोग्राम, लेकिन हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो वुमेन नहीं थी, वो मर्द हजरात थे, क्योंकि वो जब तक ना चाहें उनकी ख़वातीन को एजुकेशन का राइट, बिज़नेस का राइट ये नहीं मिल सकता। तो इसलिए सबसे पहले तो एक वो जो माइंड्स जो सेट एक हुआ हुआ है हमारे लोगों का कि ख़वातीन जो है बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। देखिए बात ये है, कॉन्फिडेंस तो आपको करना पड़ेगा, ट्रस्ट उन पे करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये ख़वातीन की भी फिर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी फैमिली की इज़्ज़त का, ऑनर का, हर चीज़ का ख्याल रखें। क्योंकि आप अगर मार्केट में आए हो तो आप किसी मजबूरी की वजह से बिल्कुल। और उस मजबूरी की वजह से फिर ये है कि लोग आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब राइट और रॉन्ग का ख्याल आपने रखना है, अपनी फैमिली की इज्जत को साथ लेके चलना है। अच्छा, हम थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत मेरा दिल कर रहा है ये सवाल पूछने का कि ख़वातीन जो हम जैसे प्रिविलेज घरानों के लोग हैं, हमारा भी क्या ये नहीं बनता रोल कि हम उनको रिप्रेजेंट करें और उनके सही इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करें? ये जो इस किस्म के इश्यूज़ हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो इश्यूज़ नहीं हैं कि खाना आप अपना गर्म करेंगे, मैं अपना गर्म करूँगी, ये एक इशू नहीं है। अगर आपको इतना ही है तो आप एक मुलाजिम रख लें जो आप दोनों के लिए खाना गर्म कर दे। उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। जो उनके असल इश्यूज़ हैं, उनको जब वो माँ बनती हैं, प्रेगनेंसी के अमल से गुजरती हैं, जो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो उनके पास नहीं है, तो ये क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम ठीक डायरेक्शन में उनके लिए हक मांगना शुरू करें? बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं छोटी सी एग्जांपल कोट करूँगी। एक दफ़ा हमने वुमेंस डे का फंक्शन किया, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट आए हुए थे। तो वो सारे जर्नलिस्ट सुबह से बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करके हमारे फंक्शन तक पहुँचे। तो जब हम लोगों ने बात की, स्टेज पे आके डिफरेंट टॉक्स दी, तो उसके बाद ना नेक्स्ट डे जो हेडलाइंस आ रही थी ना न्यूज़पेपर्स में, तो वो बड़ी हैरान कुन थी। वो ये थी कि हमने एक ऐसा पहला फंक्शन देखा है जिसमें ख़वातीन अपनी सक्सेस का सेहरा अपने घर के मर्दों को दे रही थी। तो बाकी जितनी ख़वातीन थी वो ये, हम लोगों ने ना एक ट्रेंड शुरू कर दिया कि हम दूसरे जेंडर को डिग्रेड करेंगे और खुद को जो है ना हम प्रमोट करेंगे। तो इस वजह से हम रियल इश्यूज से लोग इक्वालिटी की नहीं, डोमिनेंस की बात करते हैं। एग्जैक्टली। अभी जैसे मैं अगर राइट्स की बात करती हूँ तो पहले मैंने अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है।
मैं ड्यूटीज़ पूरी करूंगी तो मैं राइट्स की बात करूंगी। बहुत सारी जो फेमिनिस्ट तो मैं नहीं कहूँगी, सूडो फेमिनिस्ट खवातीन मेरे साथ अग्री नहीं करती और वो मुझे अपनी लीग में से बिल्कुल एग्जिट कर देती है कि नहीं आप कैसे ड्यूटीज़ की बात करते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से कि पहले अपने फ़राइज़ पूरे करें और फिर अपने हकूक़ की बात करें और फिर अगर आपका हक नहीं मिल रहा तो उसके लिए आप खड़े हो। मैम हमें ना बात डेली कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखने को मिल रहा होता है। ये तो हमारा इस्लाम दीन मज़हब में भी था कि औरत की इज़्ज़त करनी है, और हमारे उस दिन हमने कायदे आज़म जब डिस्कस किया उनका टॉपिक तो उनकी भी बहुत जो है वो जेंटल नेचर थी और उनके हवाले से भी हमने पढ़ा। लेकिन कल हमारी जो बॉस हैं, ठीक है, उन्होंने भी मुझे एक चीज़ समझाई जो कि किसी और ने पिन पॉइंट की थी चीज़, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप खातून के ड्रेस के बारे में भी उसको बोलते हैं कि आप फलां दिन अच्छी लग रही थी, आज अच्छी नहीं लग रही, ये ऐसे होना चाहिए, तो ये भी हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। तो आपका जो है ना रवैया ऐसा होना चाहिए कि अगले को हमेशा इजीनेस जो है वो फील कराए, किसी भी जेंडर के लिए कंफर्ट लेवल। ख़वातीन को भी यही मैसेज है कि वो भी अगर किसी मर्द से बात करती हैं तो उसको भी इजी फील करवाएं, और मर्दों के लिए भी ये है और इवन ट्रांसजेंडर के लिए भी यही है कि आप उनसे जब रवैया रखते हैं तो इस तरह का रखा करें कि उनको भी अच्छा लगे कि वो भी इस माशरे का हिस्सा है। मैंने आपसे ये पूछना है कि एक डॉक्यूमेंट्री आपने प्रोड्यूस की थी, चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन, वर्किंग वुमेन। सो हम ये तो बात करें कि एम्पावरमेंट की, लेकिन एम्पावर होने के बाद जब कोई स्टेप लेता है तो फिर कितनी मुश्किलात आती हैं? बहुत मुश्किलात होती है। इवन हम जैसे प्रिविलेज्ड लोग कि जिनके घर में मुलाजिम भी अवेलेबल हैं, जिनको घर में खाने पकाने का मसला नहीं है और बाकी कामों का नहीं है। एक कॉलर ले लें जी साथ ही। प्लीज। तलत है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ना वॉल्यूम कम करना पड़ेगा टीवी का। नहीं ये कम तो है बेटा, ये चले मैं और कम कर देती हूँ। हाँ क्योंकि हमें वापस आ रही है ना, और फिर आप जी क्या कहेंगे? ठीक है मैंने कर दी। क्या कहेंगी मैम? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? खैरियत? ये मैंने आपका पहला प्रोग्राम देखा था अपने 25 दिसंबर को। ओके, कायदे आज़म डे, जिस दिन कायदे आज़म का प्रोग्राम आया था ना, जी जी, तो वो मेरा पहला प्रोग्राम था आप लोगों के साथ। ओके, अच्छा। वो मुझे इतना खूबसूरत प्रोग्राम लगा कि मैं सोचा आप लोगों से मैं बात करूंगी। अरे जरूर। लेकिन आप लोगों के टॉपिक्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया। वो एक खातून को मैं सेकंड करूंगी कि आप दोनों बेटा जो है ना, इस वक्त नई जनरेशन जिसको कहा जाता है ना कि उसमें तमीज नहीं है, जी मैंने आप दोनों में बहुत तमीज देखी और आपके अंदर सुनने का हौसला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू कुछ जी, कहना thank you चाहेंगे so टॉपिक के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट? हवाले से मैं बात करूंगी जी प्लीज। कि ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात है। और आपको ये मैं बता दूं, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आई एम 75 ईयर्स ओल्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी पूरी उम्र टीचिंग में गुजरी है। ओह वंडरफुल। Very nice. कराची के एक बेहतरीन कॉलेज में मैंने पढ़ाया है, अब कराची और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। लेकिन जब मैं आप लोगों की 2-3 बातें सुन रही हूँ, मैं पूरा एनालाइज कर रही हूँ। आप इसी को बरकरार रखिएगा इंशाल्लाह और डाउन टू अर्थ रखिएगा। बहुत बहुत और ये शुक्रिया आपके जी। जो मेहमान है, ये तो दिल चाह रहा है कि मैं इनके साथ शामिल हो जाऊँ। अरे जरूर शामिल हूँ आप इनके लिए इनके मैं विषय। नेक तमन्नाएं, दुआएं और इनके लिए बहुत हौसले की, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे लिए भी वही असबाब पैदा हो जाए। आमीन करती हूँ, नेक काम करती हूँ। और आप कैसी हैं? अच्छी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं माशाल्लाह, आपको यानी आपकी उम्र इतनी तो है नहीं है जितने आपके काम है। अरे बहुत दुआओं के साथ। बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने के लिए। आप जरूर कॉल किया करें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज तो ऐसी कॉलें आनी है, ब्लश कर रहे हैं हम दोनों कि क्या बोले समझ ही नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। सो मैम हाँ, उसी डॉक्यूमेंट्री के रेफरेंस से हम बात कर रहे थे, क्योंकि जब ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं ना, तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो घर पे रहने वाली ख़वातीन होती हैं उन पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती। बिल्कुल। क्योंकि उनको एक ये इमेज पोर्ट्रे नहीं करना होता कि हम अच्छी बीवी भी हैं, हम अच्छी माँ भी हैं। लेकिन जो वर्किंग खातून है ना, उसको ये इमेज ज़रूर दिखाना होता है कि वो बेशक बाहर काम कर रही है, लेकिन साथ साथ वो अपनी घरेलू जिम्मेदारियाँ भी बेहतरीन तरीके से पूरी कर रही है। तो हम लोगों के जो शोल्डर्स हैं ना, उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इस वजह से
और मुझे ये लगता है कि जो वर्किंग वुमेन हैं वो ही रोल मॉडल ज़्यादा अच्छी बनती हैं। घर में रहने वाली खवातीन के अपना माशाल्लाह उनका एक वो है कि वो पूरी अपनी लाइफ देती हैं अपनी फैमिली को, लेकिन जो वर्किंग वुमेन है वो बाहर भी काम कर रही हैं अपनी फैमिली के लिए या अपने करियर गोल्स के लिए, और साथ साथ अपने घर को भी संभाल रही हैं। तो हमारे चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ज़्यादा होता है। मैम एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक को। हमारे साथ फ्रेंड जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं अफशीन साहिबा। मैम मुझे बताएं कि जेंडर स्टडीज़ की जब भी हम बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जेंडर में तो फिर हर जेंडर आता है ना, हम लोग उसको सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट से क्यों मुंसलिक कर देते हैं कि इसके बारे में सिर्फ इन्हीं से बात होनी है, जो मतलब हमारे भाई हैं या हमारे कोलीग्स हैं या कोई भी है उसके बारे में हम बात करना क्यों नहीं पसंद करते? उसके भी तो राइट्स हैं, हो सकता है वो भी किसी ट्रॉमा से गुजरा हो, उसको भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में कोई मसला हो रहा हो, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम सिर्फ खवातीन को ही टारगेट करते हैं कि इन्हीं के बारे में बात करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है हमारा, और बल्कि अक्सर इस तरह की टॉक्स वगैरह पे जब मैं भी जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हमने हर किसी के बारे में बात करनी है। हमने मेल सेगमेंट की भी बात करनी है, हमने फीमेल की भी करनी है, हमने ट्रांसजेंडर्स की भी करनी है, हमने बूढ़े लोगों की बात भी करनी है, हमने बच्चों की भी बात करनी है कि जिन पे ये इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, और फिर उन सबको अलग अलग स्टडी करना है कि किस तरह से हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है, और ये मैंने भी फील किया है कि जब भी हम जेंडर का नाम लेते हैं ना तो हमारी सारी जो डिस्कशन है ना खवातीन में चली जाती है। हालांकि जो पॉलिसी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जेंडर में हर किसी को एड्रेस किया गया है, हर किसी की वल्नरेबिलिटीज़, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, उन सब की वल्नरेबिलिटीज़ को एड्रेस किया जाता है। तो ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। जैसे अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे बताना चाहिए कि नहीं, हम सिर्फ खवातीन की बात नहीं करेंगे, हम सब की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका एक और प्रोजेक्ट है हमारा घर घोंसला ऑर्फनेज। नहीं, ये डिफरेंट ऑर्फनेजेस हैं, हम वॉलंटियर्स हैं, हम इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। डिफरेंट प्रोजेक्ट हमारा घर के नाम से D12 में एक ऑर्फनेज है, और ये घोंसला भी जो है ऑर्फनेज है, और इसी तरह स्पेशल बच्चों का एक स्कूल है। और आप हम लोग उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे। स्पेशल बच्चों की मैंने बात की है, मेरी आंखों में एक चमक सी आ गई है। मैं पहले दिन उनके स्कूल गई ना तो उन्होंने मेरे लिए कोई अटैचमेंट शो नहीं की, बस ऐसे मुझे देखा और नज़रें फेर ली। फिर मैंने उनके लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किए, कभी इंडिपेंडेंस डे, कभी कुछ जिस पे वो परफॉर्म करते थे स्टेज पे आके। उसके बाद अब मैं उनके स्कूल में एंटर होती हूँ ना, वो बच्चे इतना खुश होते हैं, क्लैपिंग करते हैं कि अब मतलब मेरी शक्ल नजर आई है तो शायद कुछ और होने वाला है। तो ये बड़ी अटैचमेंट होती है। ये जो लोग इस फील्ड में होते हैं ये सिर्फ वही फील कर सकते हैं कि क्या मज़ा आता है आपको। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम लोगों की जो पढ़ाई होती है ना, स्किल एजुकेशन की तो बात करते ही हैं, हम हर वक्त ही उसका रोना रो रहे होते हैं, अब कितना उस बात को दोहराएं। एक और चीज़ है कि हमें वॉलंटियर वर्क करना नहीं सिखाया जाता। बाहर के अगर हम ममालिक में देखें तो स्टडीज़ के दौरान ही उनको इस तरह की जगहों पर भेजा जाता है ताकि वो अंडर प्रिविलेज लोगों को देखें। एक तो अल्लाह ताला का उससे शुक्र भी अदा करते हैं, और दूसरा ये कि आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि हाँ, जब मैं कुछ ज़िंदगी में बन जाऊँगा तो मैं इन लोगों की मदद करना शुरू कर दूँ। हमारे यहाँ उसको करिकुलम में क्यों नहीं इंडल्ज किया जाता कि एक सेमेस्टर के बाद जब ब्रेक आती है तो उसमें आप 15 दिन की, 20 दिन की किसी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जाके एज अ वॉलंटियर सर्व करें? मैं एक कोर्स पढ़ाती थी अपनी यूनिवर्सिटी में ना, कम्युनिटी सर्विसेज के नाम से। तो उसमें मेरा हमेशा ये होता था एम्बिशन, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वो कोर्स एनरोल करते हैं कि हम सिर्फ ग्रेड ले लें, इसमें ग्रेड अच्छा आ जाएगा। लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ ये डिस्कशन करती थी कि बेटा ये लाइफ स्टाइल है, ये आपका 6 मंथ्स का या 5 मंथ्स का एक कोर्स के लिए आपकी जो है सारी कमिटमेंट नहीं है, ये लाइफ स्टाइल होना चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर एज ए वॉलंटियर हम हेल्प आउट करना शुरू कर दें और हर एक इंसान किसी इंसान की छोटी से भी मदद कर दे, तो ये सोसाइटी, माशरा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। लेकिन हम क्या है, हम अपने दायरे में कैद रहते हैं। हम कहते हैं हमारे ज़िम्मे जो बस जो काम लगाए गए हैं हमने वही करने हैं। आप छोटी से, मैं एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो इसलिए वॉलंटियर हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं और हम बच्चों को बुलाते हैं और उनको जो वॉलंटियरिज्म है उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं, क्योंकि आप किसी एक के रास्ते से अगर क्या कहते हैं रुकावटें हटाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके पता नहीं कितने रास्ते खोलते हैं। बेशक, दुरुस्त, बिल्कुल। तो ये जो है, अब जैसे मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको मैंने बचपन से, छोटी सी थी
आप कभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाने का मुझे मौका मिले तो वो मेरे साथ मेडिकल कैंप्स पे जाती होती थी। अच्छा, मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बाजुकात होता था कि वहाँ पे इतनी लोग आते हैं जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बच्चे हैं, ये जर्म्स कैच कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा अल्लाह के तवक्कल अपनी बेटियों को सब जगह अपने साथ लेके गई। और अभी उनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी थी माशाल्लाह माशाल्लाह कि उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन बहुत ईजिली हो गया, क्योंकि बाहर के ममालिक में, वो मलेशिया में पढ़ रही हैं दोनों माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बाहर के ममालिक में जो आपकी वॉलंटियर प्रोफाइल होती है उसकी बहुत वेटेज होती है। बिल्कुल, पाकिस्तान में हम ये कल्चर नहीं बच्चों में इंट्रोड्यूस करवाते, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। ओके मैम, एज ए प्रेसिडेंट इस्लाम वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लास्ट फॉर्मर इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री, उस हवाले में आपने क्या इंडस्ट्रीज़ के और कॉमर्स में कितना वुमेन को आगे कंट्रीब्यूट करते हुए देखा? हमारी वुमेन में बहुत टैलेंट है। हमारे पास ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वो भी ख़वातीन चला रही हैं। वाह। अब जैसे मैं एनरोल हुई हुई हूँ तो मेरे हस्बैंड की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बट मैं उनको हेल्प आउट करती हूँ साथ, तो इसलिए हमारे ख़वातीन में टैलेंट की कमी नहीं है। और ये जो मैं सक्सेस स्टोरीज़ की बात कर रही हूँ, इसमें आधे से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हैं कि वो ख़वातीन कहाँ से शुरू हुई हैं। और चैम्बर को मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, फिर मैं कहूँगी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जो मेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनको रिसोर्सेज ज़्यादा एलोकेट किए जाते हैं, और ख़वातीन को अपने राइट्स के लिए बाकायदा हमें फॉरम्स पे जाके फ़ाइट करनी पड़ती है कि अगर आपने उनको इतना कोटा दिया है तो हमारी ख़वातीन को भी आप इतना कोटा दे। ओके, सो अब पिछले कुछ अरसे में आपने बेहतरी देखी है ये तमाम जेंडर इक्वालिटी में, या दोबारा से हम लोग और ज़्यादा? नहीं, बहुत बेहतरी है, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में एरियाज ऐसे हैं जहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं है, और फिर जब अप्रोच नहीं है और बाज़-औक़ात हम पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ पे एक माइंड सेटअप ऐसा है कि वो हमें वहाँ की ख़वातीन से इंटरेक्ट नहीं करने दिया जाता, तो वो हमें चेंज करना है। जैसे अब ख़वातीन का इलाज करवाने के लिए चाहिए आपको खातून डॉक्टर, लेकिन आप बच्ची को पढ़ाएंगे नहीं, तो ये जो एक सेटअप है ना, इसके साथ लड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक और कराची से कॉलर मौजूद हैं, एहसन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा टॉपिक लाए, इसकी ज़रूरत थी ख़वातीन के हवाले से। और मेरी वालदा का ताल्लुक भी टीचिंग से था, वो टीचर थी और उन्होंने तमाम ज़िंदगी पढ़ाया, बच्चों की तरबियत की। तो मैं इस वाले से आपकी मैं हमसे भी ये पूछना चाह रहा था कि बहरहाल बच्चियाँ का एनरोलमेंट रेट तो बड़ा है, रूरल एरियाज़ में भी दाखिले हो रहे हैं और शौक से बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं और पढ़ रही हैं, लेकिन ये कि मेडिकल की फील्ड में भी हम देखते हैं गायनाकोलॉजिस्ट बहुत सी आ गई हैं, और बिजनेस में मुख्तलिफ प्रोफेशन में। मैं इनसे सवाल ही करना चाहता कि आजकल जो खानगी और ख़ानदानी अज़वाजी मसाइल होती हैं मुख्तलिफ तरह के, उसमें ये तालीम याफ्ता अगर लड़की हो या खातून हो तो वो जॉब से हट के भी उसकी ये तालीम जो है उसकी घरेलू अज़वाजी खानगी ज़िंदगी में किस हद तक मददगार होती है और घर आबाद और घर बच सकते हैं, इस बारे में ज़रूर बताएं ताकि जो ख़वातीन प्रोग्राम देख रही हैं उनको भी एक अवेयरनेस हो और वो भी अपने बच्चों को तालीम की तरफ लाएं। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। देखिए, बात ये है कि जब आप एजुकेशन लेते हो तो फिर आपको अवेयरनेस बहुत सारी चीज़ों के बारे में आती है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं आप समझोगे कैसे, और जब आप पढ़ोगे तो उसके बाद उसको आप समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। तो अच्छा, यहाँ तक जो लोग कहते हैं कि डिवोर्स रेट आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, उसमें भी मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट है कि असल में बात ये है कि पहले हमारे जो फोर फादर्स हैं या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं वो एब्यूजिव रिलेशनशिप्स को बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अभी ख़वातीन को ये राइट्स की समझ आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी, ठीक है पेशेंस हर किसी में होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहिए क्योंकि आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं, तो छोटी छोटी बातों पर तो लड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि जहाँ पे इस तरह के बिहेवियर हैं, जहाँ पे एब्यूजिव आ जाता है, आपको कोई टॉर्चर कर रहा है या वायलेंस का एलिमेंट शामिल हो गया है, तो फिर आपको उस रिलेशनशिप से बाहर आना ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि आपके बच्चे भी उस तरह के एनवायरनमेंट में पले बढ़े और आप उनकी ट्रेनिंग ना कर सको जैसे आप करना चाह रहे हो। तो मैम ये तो डिसीजन मेकिंग वही औरत कर सकती है जो खुद एम्पावर हो। तो एजुकेशन, हमारा आर्टिकल 37 क्या कहता है कि एजुकेशन इज़ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी फीमेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब हम अगर एजुकेशन ही नहीं देंगे, आप कभी जेंडर गैप स्टडीज़ उठा के देखें, ये रिपोर्ट्स उठा के देखें, तो अभी हमारी बहुत सारी बच्चियाँ इस एजुकेशन स्ट्रीम से बाहर हैं।
ठीक है एनरोलमेंट रेट बेहतर हुआ है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि अभी एक बहुत लंबा रास्ता है जो हमें जाना है। अच्छा, आपने भी इस बारे में बात की कि गायनेकोलॉजिस्ट हमें फ़ीमेल चाहिए, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। ड्राइंग रूम सिटीज़ में तो खैर ये सूरत हाल नहीं है, लेकिन वाकई ही अगर आप रूरल सिटीज़ में जाके देखें तो वहाँ पे लोग अपनी ख़वातीन को बिस्तर मर्ग पे मेरे ख्याल से मरता हुआ छोड़ देते हैं, लेकिन किसी मेल डॉक्टर को आके उनको हाथ नहीं लगाने देते। तो अभी तक 75 साल हमें हो चुके हैं बने हुए, किस सदी में हम जिंदा रह रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का ये आलम है कि लोग इस बारे में सोचें कि यहाँ से बैठ के अमेरिका इसी तरह टेलीपोर्ट किस तरह होना है, लोग इस बारे में काम करना शुरू हो गए और हम अभी तक इन्हीं मसले मसाइल से नहीं निकले। बच्चे जब आपको एक्सपोजर मिलता है ना, आप दुनिया घूमते हो तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि आप अभी कहाँ पे हो। हमें एक तो बहुत लंबा अरसा चाहिए और फिर उस लंबे अरसे के बाद हम जहाँ पहुँचेंगे दुनिया हमसे बहुत आगे चली गई होगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, उनकी अगर आप एक स्पीच को रिकॉल करें तो उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन है ना, इट इज़ मैटर ऑफ डेथ एंड लाइफ टू एवरी नेशन। मतलब अगर पाकिस्तान एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देगा तो फिर लेफ्ट बिहाइंड वाला तो वर्ड आप छोड़ दें, हम फिनिश्ड अप होंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे तो पता नहीं कभी कभी इस तरह की फीलिंग आती है कि शायद हम उस ट्रैक पे चल रहे हैं कि हम बजाय इन डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के हम अभी तक रियल रूट कॉज की तरफ नहीं जा सके हैं और सॉल्यूशंस नहीं ला रहे। वैसे हम बातों में बहुत अच्छे, हम पॉलिसीज़ में बहुत अच्छे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ज़ीरो। मैम व्हाट आई फील यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से जब हम होकर आए हैं और आपने दोनों सिस्टम्स का कंपैरिजन करें और ऑफ द रिकॉर्ड भी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो टीचर है वो अपने आप को सुप्रीम समझता है उन तमाम बच्चों से और अपनी रियाया बच्चों को कंसीडर करके उन पर हुक्म चलाता है। व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई फील इन यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड इवन इन स्कूल। सो आपने मेंशन किया कि इंटरनेशनली यूनिवर्सिटी का डीन रिसीव करने आ रहा है और यूनिवर्सिटी का विजिट करवा रहा है। सो डिफरेंस तो यहीं से क्रिएट हो जाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ करिकुलम चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, टीचर्स के बिहेवियर को भी चेंज होने की ज़रूरत है। अभी जैसे मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ और मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, तो बाज़-औक़ात ना मेरे कुछ जो कुलीग्स, एक्स कुलीग्स थे, वो इस चीज़ को बड़ा वो करते थे, क्रिटिसाइज़। वो कहते थे कि टीचर का अपना एक डेकोरम होता है, टीचर का अपना एक स्टेटस होता है, तो ये काम तो स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप क्यों ये काम करती हैं? और जबकि मुझे ये लगता था कि मेरी जो बॉन्डिंग है वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत क्लोज हो जाता है और बच्चे मुझसे वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे जो शायद अपने पेरेंट्स से या अपने बहन भाइयों से भी नहीं करते थे। तो वो इसी वजह से कि आपको थोड़ा सा बच्चों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए उन जैसा होना पड़ता है ताकि ये जो जनरेशन गैप है इसको आप खत्म कर सकें। और ये वक्त की ज़रूरत भी है, ज़रूरत है। अब जैसे मेरी बेटियां कभी मुझे अपने स्क्रीन वो व्हाट्सएप चैट के अपने टीचर के साथ स्क्रीनशॉट भेजती हैं तो मैं कभी हैरान रह जाती हूँ कि टीचर स्माइलीज बना के भेज रही होती हैं। और मतलब हम लोग ये इवन मैं भी अपने बच्चों के साथ बात करती हूँ, स्टूडेंट्स के साथ, तो इस लेवल पे नहीं, फ्रैंकनेस लेवल होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं उन्हें स्माइलीज वगैरह बना के भेज रही हूँ या हार्ट्स बना के भेज रही हूँ, लेकिन वहाँ तो यहाँ तक है, मतलब इतना इंटरेक्शन है जैसे फ्रेंड्स होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह हम लोगों ने, आपने पहले भी चैम्बर की भी बात की कि औरतों को अपने राइट्स के लिए, कोटा लेने के लिए, पैसे जो उनका फ़ंड जो उनका हक बनता है वो लेने के लिए भी लड़ना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज जो है वो ज़ाहिर है मर्दों की ज़्यादा होती है, ख़वातीन की बहुत कम होती है। उसमें भी उनको मुस्तकिल एक फ़ाइटिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा होता है। हम सीरियस नहीं लेते। उसकी क्या वजह है? उसकी मैंने यही बताया, माइंड सेटअप चेंज करने की ज़रूरत है, माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये लगता है कि ख़वातीन इतना कुछ जो बोल रही है ना, ये तो बिल्कुल अचीव कर ही नहीं सकती, इसके सामने इतनी सारे चैलेंजेस हैं। कभी आप सोशल मीडिया पे देखें, वो बड़ी अच्छी पिक्चर आती है कि मर्द ने अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना है तो उसका रास्ता बिल्कुल खाली है, लेकिन अगर खातून ने एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना है तो उसके रास्ते में बहुत हर्डल्स हैं और तो पाँव में जंजीरें भी हैं। तो बात ये है कि हम एक तो सीरियस नहीं लेते और दूसरा ये कि हमें लगता है यार ये जो कुछ कह रही है ये बस सिर्फ बातें हैं, ये असल काम तो मर्दों के ये करने के हैं, ख़वातीन नहीं कर सकती। अभी बहुत सारी एग्जांपल्स दुनिया में ऐसी हैं मुल्कों की कि वहाँ पे ख़वातीन वो काम भी कर रही होती हैं जो हम अपने मुल्क में, ये तो हम सब ने एक नॉर्म्स सेट कर दिए हैं ना, बट आई बिलीव लेकिन हमने चेंज करनी है, हमने चेंज करनी है। तो ये किस फजूल आदमी ने एक ये चीज़ सेट की है कि लड़की वाले हैं तो ज़रा लड़के वालों से ना थोड़ा सा झुक के रहना है। हाँ, ये तो नजर दुखती रग पकड़, मतलब ये होता है ना, ठीक है, लड़की वाले हैं तो थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। भाई क्यों? ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि लड़का जो मर्जी करे, ठीक है, वो आप उसको गलती के ज़ुमरे में नहीं तस्वुर करते, ठीक है, गलती के ज़ुमरे में करते भी हैं तो उसकी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं, लेकिन औरत जो है उसको करेक्टरलेस आप डायरेक्ट कर देती हैं।
अब इसी तरह मैं एक दफ़ा बात कर रही थी तो हमारी फैमिली में ना डेट डिसाइड होने पे बात हो रही थी कि जी लड़के वाले कह रहे हैं कि ये तारीख रखनी है लेकिन लड़की वालों को बात माननी पड़ेगी। तो एकदम मेरी बेटी ने पॉइंट आउट किया कि मम्मा क्यों, मतलब लड़के वालों की बात क्यों माने, लड़की वालों की क्यों नहीं मानी? हालांकि डेट हमेशा लड़की वाले हाँ, देते हैं। तो मैं एक लम्हे के लिए ना बिल्कुल इस बात पे होगी कि यार ये जो माइंड है ये मेरे में भी आया है। मैं भी यही बात कर रही थी कि लड़के वालों की बात मान ले, क्योंकि ये आपके अंदर मतलब एक तरह से क्या मैं कहूँ कि जब से आपका जो ब्रॉटअप होता है ना, आपके अंदर एक बात इनबिल्ट की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कि आपकी ट्रेनिंग में शामिल कर दी जाती है, और वो ट्रेनिंग हमें आजकल अपने बच्चों को नहीं देनी। लेकिन आजकल के बच्चे डिफरेंट भी हैं, मैं पढ़ाती हूँ, मुझे पता है बच्चे लड़के लड़कियां के हाल पे रहम करे और अच्छा करे मजीद। बच्चे बेहतर है लेकिन बच्चों में थोड़ा सा मोरालिटी का जो एलिमेंट है ना, वो मैं आजकल के बच्चों में देखती हूँ कि वो मिसिंग है। हम ज्यादा तमीज़दार मॉरली। अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया मैम फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और आगे भी आपको हम ज़हमत देते रहेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, एक और टॉपिक, एक और गेस्ट हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू दिस शो। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिहेवियर थेरेपी के हवाले से है। थेरेपी के हवाले से हम लोग पहले भी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, लेकिन ये बिहेवियर थेरेपी वर्ड से वैसे तो पता लग गया होगा कि ये आप लोगों के जो रवैये होते हैं उनके हवाले से, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बच्चों और पेरेंट्स का इसमें जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा अहम कंसिडर किया जाता है कि पेरेंट्स जिस तरह से बिहेवियर रखते हैं बचपन से ही बच्चों के साथ, वही चीज़ें आगे बढ़ के जब बच्चे बड़े होते हैं तो मिसलीड कंसेप्शंस में वो जाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि जो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ किया है वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, वो भी आगे बढ़ के दूसरों के साथ उसी तरह से अगर मिसबिहेव करना है तो भी वो करेंगे। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर उनके पेरेंट्स जैसी हरकतें मौजूद होती हैं। इवन बहुत सारी मिसालों में कहा जाता है अपनी माँ की तरह ना बोलो, अपने बाप की तरह ना बात क्या करो। तो वो इस तरह की चीज़ें भी कुछ बिहेवियर में उनके ऐसे मसाइल होते हैं जिनको देखते हुए वो आगे बढ़ते हैं, उनके लिए नॉर्मल होती हैं, दूसरी दुनिया के लिए नहीं होती। फिर जब इस किस्म के बच्चे नॉर्मल लोगों में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तब उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तब जाके उन्हें पता लगता है कि उनके बिहेवियर में किसी किस्म का कोई मसला, और फिर वो थेरेपी की तरफ जाना शुरू होते हैं। यस, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं, मोहतरमा निदा शाकिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं कि सबसे पहले तो ये कि हमने बहुत सारे साइकोलॉजी के ऊपर प्रोग्राम किए, साइकोलॉजिस्ट के साथ प्रोग्राम किए, लेकिन बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर हमारा ये पहला प्रोग्राम होगा। सो इस बिहेवियरल थेरेपिस्ट के अंडर क्या क्या चीज़ों को आप एड्रेस करती हैं? इसमें सबसे पहले हम बच्चों के बिहेवियर को एड्रेस करते हैं, उनके क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, किस चीज़ पे वो लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को एड्रेस करते हैं कि वो किस चीज़ से, किस मुश्किल से वो बच्चे गुजर रहे हैं। ऑटिज़म हो गया, ADHD हो गया, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम सबसे पहले एड्रेस करते हैं। सो ये आपके डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं, इट्स मोर लाइक जिस तरह आपने बोला कि ये तो एक मेंशन तमाम चीज़ें हैं, ऑटिस्टिक, ADHD। हम लोगों को बिहेवियरल थेरेपिस्ट सुन के ये भी लगा था कि ओवरऑल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर जो है ना उसके ऊपर भी एक बिल्कुल। सो ये इसी तरह है या सिर्फ और सिर्फ ADHD और ऑटिस्टिक ये सबके लिए होता है, ये एक्चुअली सबके लिए होता है, हम सब पे ही अप्लाई करते हैं क्योंकि कोई ना कोई आजकल हर बंदा ही किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो अच्छा ऑटिज़म और ये ADHD ये तो चले एक ख़ास किस्म का सिम्टम या एक ख़ास किस्म की चीज़ जैसे कहा जा सकता है, लेकिन आजकल नॉर्मली भी हम लोग देखते हैं कि बच्चों के बिहेवियर बहुत अजीब किस्म के होना शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए क्या उनके जब कोई ऐसा केस आता है तो उनके पेरेंट्स को भी स्टडी करते हैं कि क्या मेन रूट कॉज क्या है इनके इस बिहेवियर का? जी जी बिल्कुल, मेन रूट कॉज देखते हैं हम इनकी क्या इनका वजह थी, किस तरह ये हुआ। प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग हमारी होती है इसमें, देन हम उस चीज़ को एड्रेस करते हैं कि बच्चा स्कूल में तो बुलिंग नहीं हुई, घर में निगलेक्ट तो नहीं हुआ, या कोई बायोलॉजिकल, जेनेटिक्स, इस तरह की चीज़ें हम सबसे पहले एड्रेस करते हैं। और आप लोग एहतियाती तौर पे भी वालिदैन को गाइडलाइन देते होंगे कि अपने बच्चे के साथ इस एज ग्रुप में ये रवैया रखना है तो इसके ये रिजल्ट्स होंगे, ऐसे करेंगे तो इसके रिजल्ट्स होंगे। जी बिल्कुल। सो उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक बच्चा जब स्कूल गोइंग होता है और जाना शुरू होता है 3 साल 4 साल की उम्र में, उस वक्त माँ बाप को उस बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए और उसको कैसा माहौल देना चाहिए स्कूल के अंदर भी?
स्कूल के अंदर भी हम टीचर्स को भी थोड़ा बहुत गाइड करते हैं कि देखें अगर ये बच्चा थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड है या इसके कोई बिहेवियर इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो इनको निगलेक्ट नहीं होने देना। बुलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ में कि बाकी बच्चे अक्सर बच्चों को कहते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है, थोड़ा सा करते हैं। तो इस बात पे भी हम टीचर्स को गाइड करते हैं कि नहीं, आपने इस चीज़ को सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे स्कूल में ये चीज़ ना हो। देन हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आप घर में भी इस चीज़ को एड्रेस करें कि बच्चों के साथ ऐसा कोई बिहेवियर आप ना रखें कि उसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स में चले जाएं या ऐसा कोई इशू रेज हो। अच्छा ठीक है, ये तो आपने गाइडेंस की बात कर दी, या ये उन लोगों की बात कर दी जिनको बुलिंग वगैरह हो रही है। आजकल बच्चे कुछ इस किस्म के भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन और इस किस्म की आदत पड़ जाती है तब उनका बिहेवियर ख़राब हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं या बहुत ही क्रीम जेंट्री के, एक एक बच्चा है उसी पे पूरे ख़ानदान का फोकस है, उसको इतना बिगाड़ दिया जाता है कि वो फिर फिट इन नहीं हो पाता सोसाइटी में उस तरह से, क्योंकि वो तो घर से यही सोच के गया होता है ना कि मैंने बस हर जगह जाना है और मैंने ही लाइमलाइट में रहना है। स्कूल में तो उसको उस तरह से बिहेवियर नहीं मिलेगा और ना ही आगे जाके, तो वो फिर फिट इन होने के उसको मसले होते हैं। तो इस तरह के भी इश्यूज आप एड्रेस करते हैं? जी बिल्कुल, हम इस तरह के भी इशू एड्रेस करते हैं। पेरेंट्स आते हैं हमारे पास इस तरह के बच्चे लेके कि हमारे बच्चे में ये इशू है, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम इसको फेस करनी पड़ रही है। तो इसके लिए हम प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान देते हैं, प्रॉपर सेशंस कंडक्ट करते हैं। 1 आवर का हमारा सेशंस होते हैं, तो हम प्रॉपर सेशंस कंडक्ट करके उस चीज़ को एड्रेस करते हैं। सेशन में आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सेशन में हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं एज ग्रुप के लिहाज से। अगर हमारे उसमें 3 साल का बच्चा आ रहा है, 4 साल का, तो हम उसको पजल एक्टिविटीज से स्टार्ट करवाएंगे, यानी इजी टू डिफ़िकल्ट पे जाएंगे। अगर हमारे पास कोई बड़ा बच्चा आ रहा है तो हम प्रॉपर उसको काउंसलिंग करेंगे, गाइडेंस देंगे, प्रॉपर उसकी काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, और उसके साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग? जी बिल्कुल, फैमिली काउंसलिंग, पेरेंट्स काउंसलिंग, हर चीज़ उसमें। और अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहा है तो वो भी तो एक एलिमेंट होता है, तो उनको फिर और भी कोई गाइडलाइंस दी जाती है? जी, हम फैमिली काउंसलिंग में इस तरह करते हैं कि पेरेंट्स को काउंसल करके उनको कहते हैं कि आप बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा सा गाइड करें, थोड़ा सा ध्यान रखें। ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं बिहेवियर थेरेपी के हवाले से। ये जॉब जो है ये बड़ी चैलेंजिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली है, तो इस जॉब को आप कैसे देखती हैं? क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, और इसमें आप अपने आप पे मतलब थोड़ा बर्डन भी कभी कभी फील करते हैं कि भाई बच्चे को ये मसला, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी बड़े हसास होते हैं ना, बच्चे को ये मसला हो रहा है तो हम जल्द अज जल्द इसको हल कर दें ताकि वो बेहतर हो सके। जी बिल्कुल, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि बच्चों के जो इश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होते, टाइम लगता है। मैं 6 मंथ्स का हम बहुत टाइम देते हैं पेरेंट्स को कि 6 मंथ्स तो हमें मस्ट लगेंगे इस चीज़ को देखने में। देन इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, हम पेरेंट्स का और थेरेपिस्ट का। ये सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम रिलेशनशिप को देखें। देन हम उनको फिर होम प्लान्स देते हैं। उसके बाद हम ये करते हैं कि हेल्दी डायग्नोज हम उनको बता दें कि किस तरह हमने इसको लेके चलना है आगे। ठीक है। सो हेल्दी रिलेशनशिप की जो आपने बात की, वो हेल्दी रिलेशनशिप में क्या चीज़ें मेंटेन रखने की आप लोग कोशिश करते हैं कि एक रेगुलर बेसिस पे वो अपने बच्चों को लेकर आते जाएं, या जो आप उनको डेली टास्क दे रही हैं वो बच्चों से परफॉर्म कराते रहें? व्हाट इज हेल्दी रिलेशनशिप? हेल्दी रिलेशनशिप में ये है कि अक्सर पेरेंट्स आपने देखा होगा बहुत कंप्लेनिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि उनको चाहिए होता है कि आप 2-3 दिन या 15 डेज़ में तो मस्ट बच्चे में इम्प्रूवमेंट ले आएँ। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि पेरेंट्स के साथ हम हेल्दी रिलेशनशिप में आएँ ताकि हम उनको हर चीज़ गाइड कर सकें कि अभी आपके बच्चे को इतना टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो इम्प्रूवमेंट किसी बच्चे में नहीं आती, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स ये मस्ट होते हैं। सबसे वर्स्ट केसेस आपने क्या देखे हैं लाइफ में? सबसे वर्स्ट केसेस मैंने ADHD के। So, क्या होता है और क्या करते हैं बच्चे? उसमें बच्चों का ये होता है तो हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हिटिंग, थ्रोइंग बहुत ज़्यादा होती है, शाउटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो केसेस हमारे लिए थोड़े डील करना प्रॉब्लमेटिक होता है। और वो कितना टाइम गेनिंग? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स इज मैक्सिमम टाइम या to 1 year?
6 months to 1 1 year. year. और उनके अंदर जो कंप्लीटली वो चेंज हो जाते हैं या कुछ बेहतरी आती है? 70% आप कह सकते हैं। 70% बेहतरी। और 7 to किस 80. एज ग्रुप तक ADHD को आप जो है ना वो एड्रेस कर सकते हैं, किस एज ग्रुप तक? एक्चुअली ये 2 कैटेगरीज में है, चाइल्ड में भी है और अब देखा जाए तो अडल्ट में भी है। ओके, अडल्ट में भी है। ज़्यादा वर्स्ट अडल्ट हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगता है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि 7 या 8 इयर्स के बाद इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप उसको कंट्रोल किस तरह करते हैं? मतलब कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह उन्हें कराते हैं, कोई टास्क परफॉर्म कराते हैं ताकि उनके अंदर थोड़ी कामनेस या इस तरह की चीज़ें आएं? जी जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा कामनेस के लिए हम वॉक हाइपर एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। उसके बाद आ जाता है शुगर इनटेक हाइपर एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो सबसे पहले हम शुगर इनटेक, डाइट प्लान्स वगैरह देखते हैं उनके। देन हम जो टास्क देते हैं उनको, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि इजी टू डिफ़िकल्ट, इजी से स्टार्ट करते हैं तो डिफ़िकल्ट पे हम ले जाते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, इंटेलिजेंस पजल्स होते हैं और दूसरे पजल्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ जाती अच्छा, हैं। बच्चों में बहुत सारे ना इश्यूज आ रहे होते हैं, उसमें एक इशू होता है ईटिंग डिसऑर्डर का। ये आपके पास आता है? बिल्कुल आते हैं। ये क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर्स में डिफरेंट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, लाइक पीका, अवॉइडेंट, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया। ये जो आपने मेंशन किया है ना, इनको थोड़ा सा हाँ, एक्सप्लेन elaborate कीजिएगा आसान अल्फाज में ताकि सबको पता लग जाए। एक कॉलर हमारे साथ है वकास मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। जी क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से पता करना चाहूँगा कि एक थोड़ा सा इशू आ रहा है बच्चों में। जी। आजकल जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा शाउटिंग ज्यादा करने लग गए हैं, हाइपर एक्टिव है। उसको हम कैसे, हाइपर एक्टिव उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या एज है बच्चों की? 7 years and 4 years। कुछ पूछना चाहेंगे आप उनसे? जी मुझे थोड़े से आप डिटेल बता देंगे किस चीज़ में वो किस बात पे शाउट वगैरह करते हैं? डॉक्टर साहब बेसिकली जो जब भी किसी बात से मना किया जाए बच्चों को तो फौरन ही वो रिएक्शन देते हैं। तो आप क्या हमेशा से उनकी हर बात मान रहे थे? जो आप किसी बात से मना किया जाए तो वो ऐसे? बेसिकली उसकी रीजन ये है कि ऑलरेडी मेरे चाइल्ड बहुत पेम्पर्ड हैं। तो बेसिकली सिर्फ ये कि जब भी उनको किसी बात से मना किया जाए तो उनका रिएक्शन फौरी तौर पर एक्सेप्टिव नहीं होता, वो हमेशा अगेंस्ट रिएक्शन दे रहे होते हैं। तो कोई ऐसी भी चीज करते हैं कि कोई फिजिकल किसी चीज को मारना या मुक्का? नो फिजिकल, जस्ट यही कहते हैं कि भाई हमने नहीं करना। लेकिन फिर ये कि थोड़ा सा उनको पैम्पर्ड करके उनको समझा लिया जाता है। ठीक है। लेकिन आजकल का कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू वकास, थैंक यू सो मच। इसमें ये है कि सबसे पहले तो आपने वो जो बच्चे जिस बात पे रिएक्ट करे बच्चों की बात नहीं माननी। एक और कॉलर है, उनको भी ले लें। हाँ, फिर इकट्ठे दोनों। मुर्तजा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था ये जो आपकी गेस्ट हैं इनसे कि मेरा बेटा है इस वक्त 6 साल का है और पहले मैं दुबई में था तो वो वहाँ पर हमारे साथ ही होता था, मदर और फादर दोनों के साथ। फिर जब वो यहाँ पर हम शिफ्ट हुए इस्लामाबाद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में ये है कि अब बच्चा जो है ना वो बहुत हाइपर एक्टिव, मतलब अगर पार्क जाएगा तो हद से ज्यादा, मतलब बात नहीं सुननी, जो मर्जी कहते रहे उसको सुनता नहीं है। किसी बच्चे के पास कोई खाने की चीज देखेगा तो उसको उससे जाकर बगैर पूछे या इस तरह, तो वो बड़ी एम्बैरेसमेंट सी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अच्छा, थैंक यू सो मच मुर्तजा फॉर कॉलिंग। थैंक यू। अच्छा, पहले वाले जो है ना उनका एड्रेस उनका ये था कि सबसे पहले तो आपने बच्चों की बिला वजह की बात नहीं माननी। सबसे पहले पेरेंट्स को यही गाइड करते हैं कि आपने हर बात नहीं माननी। और जो पेम्पर चाइल्ड होते हैं उनको थोड़ा सा आप बच्चों को स्पेस दें, क्योंकि बच्चे अक्सर ये कहते हैं बाबा तो हमारे ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं, मामा लगा देते हैं। तो इस चीज़ पे ना बच्चों को थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए आप लोगों को। तो फिर बात ना मान के कैसे? पैम्पर चाइल्ड तो तभी है जब उसको सब कुछ उसका पूरा हो गया, सब कुछ ये भी है। इसके अलावा स्पेस कैसे देनी है? स्पेस इस तरह देनी है कि हर बात नहीं माननी उनको इस चीज़ से थोड़ा सा पीछे करना है आप लोगों ने। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे पाकिस्तान में तो जॉइंट फैमिली एक बहुत बड़ा रिस्क है ना इसमें। अगर फॉर सपोज मैं किसी बच्चे की माँ हूँ, मैं उसकी बात नहीं मान रही, तो
उसकी दादी, नानी, फुप्पो, खाला, चाचा, मामू, हर बंदा तैयार है कि किसी तरह माँ बाप को पीछे करके हम जो है इनके सगे बन जाए और इनकी हर बात मानना शुरू असल में मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आजकल ना हर कोई अपनी जान छुड़ाना चाहता है। बच्चे शोर करते हैं, डेफिनेटली वो रोते हैं, जिद करते हैं, तो कहते हैं बस इसको ये चीज़ दे दो। तो वो तो हम भी करते थे जब हम बचपन में थे, हमारे माँ बाप ने तो हमें हर चीज़ नहीं तो इस चीज़ से ही हमने पेरेंट्स को रोकना है ना, इसी चीज़ की काउंसलिंग हमने करनी है कि आपने ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, वो जिस चीज़ पे जिद कर रहा है आप उस बात को मना करें, प्यार से हैंडल करें। अब उस वक्त बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन में है और वो रिएक्टिव हुआ है, वो कुछ नहीं मान रहा, और बच्चों की हरकतें ऐसी होती हैं कि वो ज़मीन पे बैठ के अपना सर जो है ना वो मारने लग जाते हैं, ठीक है, जाके चीज़ें तोड़ने लग जाते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे। बिल्कुल। उस वक्त माँ बाप ने क्या डील करना है? माँ बाप ने, मैं यही आपको बात बता रही हूँ कि माँ बाप ने इसी तरह प्यार से डील करना है बच्चों को। जब हमारे पास भी इसी तरह के बच्चे आते हैं तो हम बहुत प्यार से, काम ना, अच्छा ठीक है अभी आप ये ज़िद छोड़ दें, हम बाद में फिर देख लेंगे इसको, इस तरह करके बच्चे को हैंडल किया जाता है। अच्छा, ये आजकल के दौर में ये क्यों है कि आपने बच्चे को इस तरह से हैंडल करना है? और वो हमारे जो दूसरे कॉलर थे उनका भी नहीं, हमारे तो ज़माने में तो ऐसा नहीं, या उनसे पहले के ज़माने में तो मेरे ख्याल से इस बात का तसव्वुर ही नहीं था। एक्चुअली उनको अवेयरनेस नहीं थी। पहले जो लोग थे उनको अवेयरनेस नहीं थी, अब ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस है। फिर भी बच्चे खराब हो रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम और टेक्नोलॉजी। दूसरे जो कॉलर है हमारे साथ रुबीना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। मुझे डॉक्टर साहिबा से ये पूछना था कि मेरा बेबी ना अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया 5 ईयर्स के। पहले तो वो बहुत अच्छा था, हर बात सुनता था, सब कुछ। अब जब से वो स्कूल जा रहा है वो कोई बात नहीं सुनता, बदतमीज सा, रूड सा, चिड़चिड़ा सा, अजीब सा हो गया। क्या किस किस्म का अजीब सा हो गया? क्या हरकत क्या करता है ऐसी जो आपको अजीब लगती है? मतलब कोई बात सुनता ही नहीं है, कुछ भी कहो तो आगे से चीख के जवाब देता है, बहुत अजीब सा उसका बिहेवियर है। कुछ पूछना है आपने? थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा मुर्तज़ा, उससे पहले थे उन्होंने कहा कि जैसे पार्क में भी जाता है तो दूसरे बच्चों से चीज़ें छीन लेता है, बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती है। इसमें सबसे पहले आता है कि बच्चे का सोशल इंटरेक्शन आपने देखना है कि उसको घर में कैसा माहौल में रहे, लोगों से वो कैसा इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर बच्चे का सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा डेफिनेटली दूसरों की तरफ जाना चाहेगा। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। मुझे तो ये दोनों चीज़ें लगती हैं कि एक तो सोशल इंटरेक्शन अगर ज़्यादा हो तब भी ये इशू होता है, और एक ऐसा हो कि उस बच्चे को उस घर के अंदर जिधर वो रह रहे हैं या जिस वो एरिया में रहता है उसको हर चीज़ पे अगर एक्सेस हो, वो किसी को भी हाथ लगाए तो उसको रोकना ना जाए। इस वजह से उसको ये लगेगा कि बाहर वाली दुनिया में भी मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊंगा मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद जो दूसरी कॉलर थी रुबीना, उनका ये सवाल, उनका क्या सवाल था? उनका बच्चा स्कूल जाना शुरू हुआ है, 5 साल की एज है। पहले बहुत फरमाबरदार था, स्कूल जाने के बाद अब उसका ये है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा शाउट है, लाउड है, और आगे से भी रिएक्शन जो है ना वो रिएक्टिव वे में अप्रोच है उसकी। अच्छा, सबसे पहले तुमको ये करना चाहिए कि सबसे पहले ये चीज़ देखें कि स्कूल में उसको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, क्योंकि जब बच्चे की इन्वायरमेंट चेंज होती है ना तो डेफिनेटली बच्चा एग्रेसिव होता है। ये सबसे मेन कॉज है इसकी। तो सबसे पहले उनको स्कूल में जाके थोड़ा सा टीचर से बात करनी चाहिए कि बच्चे को क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, उसकी कंपनी कैसी है, वो किन बच्चों के साथ बैठता है, तो ये चीज़ उनको एड्रेस करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी, फातिमा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि मेरे भाई की बेटे हैं, एक 10 साल का है और एक 12 साल का है। ठीक है। उन दोनों के मिजाज में बहुत मुख्तलिफ है, मतलब वो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते लेकिन और रिलेटिव्स वगैरह उनकी बहुत सारी बातें मान लेते हैं, और अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो लेट के रोना पिटना शुरू कर देते हैं। तो उस हवाले से पेरेंट्स क्या करें फिर? अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच फातिमा। हम पूछते हैं। ठीक है, ये अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, बाकी लोगों की। तो इसमें यही होता है कि बच्चा अगर निगलेक्ट हुआ हो सबसे पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि उसके और बहन भाई भी होंगे, तो अगर बड़ा बच्चा है तो कोई और सेकंड बेबी हो गया। बच्चे नहीं बोला ना, बच्चे बोला है, सारे बच्चे वही निगलेक्ट हो जाते हैं, और पेरेंट्स अगर तवज्जो ना दें बच्चों पे। फिर किधर है पेरेंट्स की तवज्जो? अगर तीनों बच्चों पे नहीं है तो किधर है? पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा किधर है उनकी तवज्जो। लेकिन मुझे जो है ना उनके बारे में ज़्यादा है, वो जो रुबीना ने कॉल की थी लाहौर से हमें, कि स्कूल का जो उनका इशू है ना, सो स्कूल में ऑब्वियसली वो हर वक्त तो साथ नहीं हो सकती वहाँ पर। उनके बच्चे ने अभी स्कूल जाना शुरू किया है, तो उनको क्या चाहिए कि वो अपने बच्चे को जैसे पहले ट्रीट करी थी, क्या पता वो आज से पहले इस तरह ट्रीट करी हूँ कि अपने बच्चे के साथ ज़्यादा उनका टाइम स्पेंड ना होता हो, ठीक है, वो उन्हें ज़्यादा बाहर ना लेकर जाती हूँ। सो मेरी एक उनको सजेशन है कि जो मेरी अम्मा मेरे ऊपर अप्लाई करती थी वो मैं अगर आपको बताऊँ
सो वो ये चीज़ है कि उनको ना छोटी छोटी, वो कहते हैं लालच देना, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें ना, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देना कि बच्चे आज अगर पूरा दिन जो है वो आपने इस तरह की हरकत ना की ना तो आपको ये मिलेगा। अच्छा, अगर कुछ आज आपने खाने को दे दे, हाँ, पूरा दिन जो है Reinforcement. आपने पूरा वीक जो है ना वो किसी दोस्त को या किसी भी, मुझे आपकी किसी ने भी शिकायत ना दी, आपने कोई चीज़ इस तरह की हरकत ना की तो मैं आपको बदले में ये दूंगी। सो ट्राई दिस, ज़रूर उसके बिहेवियर में ना चेंज आएगी, क्योंकि सारा ह्यूमन साइकी एक ही तरीके से रिवॉर्ड पे परफॉर्म कर रही होती है। हमारे साथ जी कौन कॉलर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि बच्चे बातें क्यों होते हैं? बच्चे क्या क्यों होते हैं? जिद्दी क्यों? जिद्दी मुसलसल तौर पे, हाँ जी। और चिड़चिड़ापन और उनमें ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता। एज ग्रुप क्या है? एज क्या है? हेलो, एज क्या है? एज जी एक 15 साल और एक 12 साल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सॉरी मैं थोड़ा एक 15 साल एक 12 साल के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, जिद्दी है और कॉन्फिडेंस लेवल लो है, सेल्फ एस्टीम लो है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल इनका लो है, तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए, पहले वही मैंने आपको बात की थी कि उनसे आराम से बैठ के पूछे, बेटा आपके साथ ऐसा क्या इशू है। और जो अभी आपने बात की रीइंफोर्समेंट की, रीइंफोर्समेंट दे के आप बच्चे से जो कुछ भी पूछेंगे वो आपको डेफिनेटली बताएगा कि किस वजह से आप चिड़चिड़ापन है, आप में क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, क्या मसला है। क्योंकि बच्चों की एजेस बड़ी हैं तो वो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि हमारे साथ ये इशू है, तो ये सारी चीज़ें इसको एड्रेस करने के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स भी कुछ इस किस्म के होते हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं हर सिचुएशन में। बच्चे इतना भी कुछ नहीं कर रहे होते लेकिन पेरेंट्स जो है वो उस पर रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो बच्चे भी आगे जाके किसी बिहेवियर इशू का शिकार हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले ना पेरेंट्स को की काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि हर पेरेंट्स ही तकरीबन पैनिक हो जाते हैं, वो बच्चों पे शाउट करते हैं, तो ये चीज़ बहुत नेगेटिव उसकी तरफ ले जाती है। मुझे तो नहीं लगता कि आजकल के पेरेंट्स बच्चों पे शाउट करते हैं, नहीं, वो तो अगर सुन रहे हैं शाउटिंग। नहीं, देखा जाए तो कुछ जगह पे ये ऐसा है, कुछ जगह पे ऐसा है कि पेरेंट्स अक्सर शाउट वगैरह कर देते हैं। हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स तंग हुए हुए होते हैं, वो हमारे सामने शाउटिंग कर रहे होते हैं, तो हम उनको कहते हैं नहीं, आपने ऐसे बच्चे को डील नहीं करना, प्यार से आराम से बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आपने बच्चे को डील करना है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, बच्चे की ना सेल्फ स्टीम जब लो हो जाए ना तो फिर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। सो बच्चे के कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करने के लिए क्या किया जाए? बच्चे के कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करने के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको डिफरेंट तरीके से मोटिवेट किया जाता है। जस्ट लाइक व्हाट? जस्ट लाइक जैसे मैं आपको बताऊं कि डिफरेंट हमारे उसमें टेक्निक्स आ जाती हैं। एक तो टोकन इकॉनमी आ जाती है, सेल्फ स्टीम को ज़्यादा करने के लिए हम बच्चों को डिफरेंट टास्क की तरफ ले जाते हैं कि अच्छा ठीक है आप ये करो, हम आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड देंगे। तो इस तरह डिफरेंट हमारे उसमें टेक्निक्स आ जाती हैं सेल्फ स्टीम को इन्हेंस करने के लिए। अच्छा, थोड़ी देर पहले भी ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ी सी हमने बात की थी, लेकिन वो आगे पे कॉलर आ गई थी तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके थे। आजकल बच्चों का जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा पीक पे, फास्ट फूड खाना, उसकी वजह से उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और दूसरी जो चीज़ जो सोने पे सुहागा उस पर कर देती है वो स्क्रीन टाइम है, कि हर वक्त वो इस पर बैठे हुए हैं, जैसे ही उनके आगे से ये चीज़ गई तो वो चिड़चिड़े हैं, और जब वो उनके साथ आगे ये आ गई तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी ये रीज़न है कि सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चे का हम पूछते हैं पेरेंट्स से कितना है, कोई कहते हैं कि 4 आवर्स टू 5 आवर्स, 9 to 10 आवर्स। तो सबसे पहले हम उसका 15 मिनट्स पे लेके आते हैं, 15 भी तो हाफ आवर पे तो हम उनको कहते हैं कि हाफ आवर से आप स्टार्ट करें, देन उसका बिल्कुल ज़ीरो कर दें, क्योंकि ये मेन वजह सबसे बड़ी हाइपर एक्टिविटी की, स्क्रीन टाइम और शुगर इनटेक, ये दोनों चीज़ें तो मेन हैं। तो हम सबसे पहले इसको कम करते हैं। देन ईटिंग डिसऑर्डर के लिए हम बच्चे का डाइट प्लान, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास होती हैं, हम उनसे उनका डाइट प्लान वगैरह शेयर करते रहते हैं साथ साथ। और जो आपने मेरे से बात की थी कि थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ, उसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं पी का। उसमें ये होता है कि लोग जो है मिट्टी, सॉइल, क्ले, इन चीज़ों को कुछ लोग खा लेते हैं। इसके लिए भी उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, उनको गाइडेंस दी जाती है। उसके बाद हमें न्यूट्रिशन से प्रॉपर उनको प्लान लेना पड़ता है इस चीज़ों को देखते हुए। अच्छा, ये क्यों खाते हैं? किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है उनकी बॉडी में तो वो इस तरह की डेफिशिएंसी भी होती है और एक उनकी आदत सी बन जाती है। अच्छा, क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं रहता खुद पे। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है रिजवान बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हेलो जी जी ब्रदर। जी काइंडली मैं डॉक्टर से पूछना चाह रहा था कि मेरा बच्चा हो गया तकरीबन 15 साल का, 40.5, तो 10th के पेपर देने हैं, तो पढ़ाई से थोड़ा सा बागी हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या इक़दाम लेना चाहिए उसके लिए? ठीक है जी, थैंक यू। और कॉलर हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ब्रदर। मेरा ये सवाल था कि मेरे घर में पेट है, बिल्ली पाली हुई है हम लोगों ने, और मैं और मेरी वाइफ का बड़ा ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मेरा 2 साल का बेटा है। अब वो जो है तो उसको मजा आता है उसको पेट को तंग करने में, उसको उसकी दुम खींचेगा, उसको मार देगा चलते चलते, तो इस चीज़ की क्या वजह है, इसका कोई सोल्यूशन बताएं। ये डेफिनेटली वो नेग्लेक्शन जो है ना वो फील ना कर रहा हो या इस तरह का कोई चीज़ ना हो। बार हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सो पहले कॉलर का जो प्रॉब्लम थी कि उनका 14 साल का बच्चा है जो मैट्रिक के पेपर से पहले पढ़ना नहीं चाहता अभी, जो सीधी सीधी बात है। सो बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे लेकर? सबसे पहले टाइम आउट, टाइम मैनेजमेंट। जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा बच्चे स्टडीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में ये होगा कि आपने एक बच्चों का टाइम सेट करना है कि आपने इतने टाइम में टास्क कंप्लीट करना ही करना, चाहे वो स्टडीज़ हो, कोई भी टास्क हो, स्टडी का टेस्ट हो, पेपर हो, टाइम मैनेजमेंट इसमें सबसे पहले आएगी पेपर्स के लिए। और चीज़ें इसके अलावा आपने उनको कोई भी मेमोरी के लिए एक्टिविटीज़ दे देनी है। वो हमारे पास वर्कशीट्स होती हैं, हम वो शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ, उस तरह की वर्कशीट्स आप लें। देन ये दोनों चीज़ें पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती हैं। ठीक है। सो मेरा भी उनको एक मशवरा है, और वो मशवरा ये है कि बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि टाइम मैनेजमेंट, लेकिन टाइम मैनेजमेंट को आपने इसको सिर्फ और सिर्फ स्टडी तक नहीं रखना, इसको थोड़ा सा इन्हांस करना है। और इन्हांस इस तरीके से करना है कि बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो स्कूल के साथ साथ आपने उसकी ट्यूशन अगर रखवाई हुई है, ऑब्वियसली रखवाई होगी क्योंकि आजकल ये बहुत सीन चल रहा है, या वो अगर एकेडमी जाता है तो उसको ना एतमाद देना है। हम लोग एक चीज़ करते हैं कि जब भी किसी के टेस्ट आने लगते हैं, जब भी किसी के ऊपर कुछ भी इम्तहान आता है, तो हम लोग ये रखते हैं कि यार ये तुमने अपने आप को प्रूव करना है इस चीज़ में। आप इससे ज़्यादा उसको ये बोलें कि मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हें जो है एतमाद दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस एतमाद को पूरा करना है, ठीक है। ये आप करके देखें तो आपको जरूर जो है ना वो फायदा होगा। मोटिवेशन देनी है। मोटिवेशन कॉलर है हमारे साथ एक और, डॉक्टर किरण। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली आपकी ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक और आप डिफरेंट टॉपिक्स पे आप डिस्कशन करते हैं, और डॉक्टर नीरा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं। तो असल में मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे तो मासूम नहीं होते हैं ना, उनको तो आप जिस तरफ ले जाएं। बच्चों को अक्सर माँ बाप जो होते हैं अपनी जो है इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो बच्चों को सही तरह गाइड नहीं कर पाते हैं। हेलो जी बिल्कुल सुन रहे हैं। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि असल में पेरेंट्स की थेरेपी होनी चाहिए। पेरेंट्स की थेरेपी हो, थेरेपिस्ट के पास जाएं, उनसे पूछें कि बच्चे जो हैं वो जो मासूम होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता। असल में चिड़चिड़ेपन सबसे पहले ये होता है कि वो अपनी ख्वाहिशात उनकी फौरन से पूरा कर देते हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं बिल्कुल को, और वो कहते हैं बिजी हो जाए। और फिर बच्चों को अगर वो चीज़ ना दी जाए, कोई भी चीज़ ना दी जाए, तो वो उनका कॉन्फिडेंस दिल लैक करता है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है। बिल्कुल थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स रह गए। हैदर की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था पेट्स का हम बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन बच्चा मुस्तकिल उनको तंग करता रहता है। ये जो पेट्स के साथ होता है इसको कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। बच्चा अपना एग्रेशन उस पर निकाल रहा होता है पेट्स पे, तो ये इस चीज़ को भी कम करने के लिए बिहेवियर थेरेपी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। कर क्यों रहा है वो ये एग्रेशन, निगलेक्ट, ये चीज़ें मैंने आपको जैसे बताया। कंडक्ट डिसऑर्डर्स को कहते हैं वो पेट्स पे नहीं करेगा तो वो अपने पेरेंट्स के किसी और चीज़ पे कर देगा, प्रॉपर्टी पे कर देगा। तो वो जो उसके अंदर एग्रेशन है ना, वो उसको निकालने के लिए पेट्स पे अपना एग्रेशन। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम देखने के लिए। सिर्फ ये आखिर में कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है ना वो मोटिवेट करें। अपने बच्चों के कभी भी उनके ऐसी सूरत हाल देख के रिएक्शन या इस तरीके से उन पे कोई भी सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सख्ती से मज़ीद आपके बच्चे ख़राब ही होंगे और बड़ी एज में जाके उनकी ये मेमोरी बन जाएगी कि हमारे साथ ये फ़लाँ दिन फ़लाँ ये चीज़ हुई थी। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने करीब रखें, उनकी डिमांड्स पूरी करें या ना करें, लेकिन उनको ये एतमाद लाजमी देना चाहिए कि तुम लोग ही बेस्ट हो इस पूरे जहान। बिल्कुल। आप लोगों से लेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।